हाँ जी, today is the day 7 of the fast track revision series for CA Final AFM January 2026 students. Up till now, we have uploaded 4 chapters in this series. The first was mutual fund, second was merger, third was derivatives, and the fourth was portfolio management. इस 4 चैप्टर में बाबू अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू द कंसेप्ट, क्वेश्चन सॉल्विंग कुछ भी है, प्लीज लेट मी नो इन द टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप। सर ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा बाबू? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। प्लीज ज्वाइन इट एंड लेट मी नो कि कोई भी डाउट है या नहीं है, ठीक है। आज का सर कौन सा चैप्टर करेंगे? आज हम करेंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन। इट विल टेक अराउंड 2 to 3 days। 2-2 घंटे का लेक्चर होगा तो 4-5 घंटे में विल कवर दिस सिक्योरिटी वैल्यूएशन। इट्स अ वेरी स्कोरिंग एंड इजी चैप्टर आई वुड से। सो प्लीज डोंट स्किप इट एंड वॉच इट टिल एंड एंड प्लीज रिवाइज इट प्रॉपर्ली ये चैप्टर को। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अ ब्रीफ अबाउट मी। मैं हूं अमन अग्रवाल, आपका दोस्त, आपका मेंटर, एंड आई एम अ सीए फाइनल एंड अ सीएफए ट्यूटर। सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद द सिक्योरिटी वैल्यूएशन। प्लीज ध्यान से सुनना एंड इट इज वेरी स्कोरिंग। सो सर सिक्योरिटी वैल्यूएशन में हमें क्या-क्या सीखना है ये बता दो सर। सिक्योरिटी वैल्यूएशन में बाबू पहले हमें तो ये जानना है सर व्हाट इज़ वैल्यूएशन? वैल्यूएशन होता क्या है हमें ये समझना है। सर सिक्योरिटी कौन से टाइप्स के होते हैं? किसके-किसके हम वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है? सिक्योरिटी के टाइप्स क्या होते हैं? ये हमें जानना है। फिर हमें जानना है सर रिटर्न कांसेप्ट्स क्या होते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न कांसेप्ट्स, वो हमें जानना है कि क्या होते हैं, ठीक है? फिर हमें जानना है कि इक्विटी रिस्क प्रीमियम क्या होता है? वो हमें समझना है जब हम इक्विटी का वैल्यूएशन करेंगे, बराबर? फिर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूएशन मेथड्स जानना है मेरे को। डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूएशन मेथड्स। सर किसके-किसके वैल्यूएशन मेथड जानना है? मेरे को इक्विटी के जानना है, मेरे को डेब्ट का जानना है, डेट या डिबेंचर जिसको भी बोल लो, एंड मेरे को राइट्स डिबे ये सब के जानने हैं। बराबर, इतना समझ आया। फिर हम ये जानेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, ये भी हमें यहाँ पे सीखना है। बराबर। फिर जब हम बॉन्ड्स पे आएँगे, बॉन्ड्स पे हमें जानना है सर वाईटीएम क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, मैक्यूलर ड्यूरेशन क्या होता है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, ठीक है? फिर हमें ये जानना है इम्यूनाइज़ेशन क्या होता है, फिर हमें जानना है यील्ड कर्व क्या होता है, एंड फिर हमें जानना है कन्वेक्सिटी क्या होता है, ठीक है? सिक्योरिटी वैल्यूएशन में बस अगर हम ये कुछ चीज़ें जान लें तो द चैप्टर इज़ वेरी ईज़ी एंड इट इज़ अ स्कोरिंग चैप्टर। सर इसमें मैं सिक्योरिटी एनालिसिस को भी इंक्लूड कर दूँगा। जब मैं इक्विटी में आऊँगा तब मैं फंडामेंटल, टेक्निकल वगैरह-वगैरह सब वहाँ पे सिखा दूँगा। सिक्योरिटी एनालिसिस में जो चैप्टर है उसमें 2-3 ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे रन टेस्ट, सीरियल कोरिलेशन टेस्ट वगैरह है। विल कवर दैट आल्सो इन दिस वीडियोस ओनली, विल नॉट मेक अ सेपरेट वीडियो और अ सेपरेट थिंग फॉर सिक्योरिटी एनालिसिस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू कि सिक्योरिटी वैल्यूएशन इतना ईज़ी चैप्टर बट इतना आई वुड से कुछ-कुछ ट्रिक्स है तो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप देख के चलना, अदरवाइज़ इट्स वेरी ईज़ी, ठीक है? सर समझते हैं सर वैल्यूएशन होता क्या है? पहले ये मेरे को बताओ वैल्यूएशन क्या होता है? हमने ला पहले 4 वीडियो जो भी अपलोड किए, जो भी चैप्टर्स हमने अपलोड किए, उसमें हमने वैल्यूएशन तो समझाया आपको। बट लेट मी नो इन अ प्रॉपर फ्रेम हम कैसे सिक्योरिटी वैल्यूएशन वैल्यूएशन क्या होता है? हमें ये बताओ। अगर हम कोई का भी वैल्यू करते हैं, सर वैल्यूएशन आप किसका कर सकते हो? आप कोई का भी वैल्यूएशन कर सकते हो, आप कोई आर्ट का भी वैल्यूएशन कर सकते हो, आप कोई रियल एस्टेट का भी वैल्यूएशन कर सकते हो, आप कोई घर का भी वैल्यूएशन कर सकते हो, मैं खुद का भी वैल्यूएशन कर सकते हो। जब हमें अब जैसे आप कोई स्टार्टअप का वैल्यूएशन कर सकते हो, हम कुछ भी कर सकते हैं, इंटैंजिबल एसेट जो भी होते हैं उसका भी वैल्यूएशन कर सकते हैं। मतलब वैल्यूएशन हम किसका-किसका कर सकते हैं, जिससे हमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर में फ्लो होगा, उसके हम वैल्यूएशंस कर सकते हैं। सर आर्ट का कैसे होगा? देयर आर वेरी गुड आर्ट्स जिससे हम क्या ला 2-3 साल, 5 साल बाद अगर हम रख के स्टोर करके वी कुड सेल इट, ठीक है? तो वहाँ से भी हो सकता है। सर सिल्वर कॉइन्स जो होते हैं, जो पुराने ज़माने के जो कॉइन्स होते हैं उसका भी वैल्यूएशन हो सकता है। ईच एंड एवरीथिंग कैन बी वैल्यूड व्हिच हैज़ एन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। समझ आया? सर वैल्यूएशन होता क्या है ये तो बताओ? किसका करना है वो हमें समझ आया। अब क्या होता है ये बताओ? वैल्यूएशन हमें ये बोलता है कि उस चीज़ का वो चीज़ कितनी कीमती है आपके लिए। कीमती इज़ इन नेट वर्थ, उसका वर्थ क्या है? उसका आपके प्रति मतलब व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ दैट टू यू। समझ आया? अभी समझो सीए का एक बंदा जिसका फाइनल का एग्ज़ाम 1 महीने पहले है या जिसका 6 महीना पहले है, एग्ज़ाम का वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होगा? आपके लिए ऑब्वियसली बराबर जो 1 महीना पहले जो एग्ज़ाम का खड़ा है, मान लो जनवरी में जिनका भी अटेम्प्ट है, उनके लिए जितना वैल्यू होगा सीए जनवरी 2026 का अटेम्प्ट, क्या उससे पहले वाले बच्चों का या उस जो सीए बन गए उनका अटेम्प्ट का वैल्यू होगा? नहीं होगा, बराबर? तो वैल्यू इज़ वेरी सब्जेक्टिव। आपके मेरे लिए वैल्यूएशन अलग हो सकता है। हमने पहले भी ये बात किया है, पहले चैप्टर्स में कि सर प्राइस सबका एक होता है। सीए फाइनल जो भी एग्ज़ाम दिया होगा, सबके लिए प्राइस बराबर हुआ होगा।
चाहे वो जैन में दे, नवंबर में दे, मई में दे, कहीं में भी दे। बट द वैल्यूएशन इज़ डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग, बराबर? जैसे कि आज लेंसकार्ट, ठीक है? लेंसकार्ट एक वैल्यूएशन माँग रहा है कि भाई आप मेरे को, मेरे हिसाब से ये मेरा जो लेंसकार्ट का जो शेयर प्राइस है, उसकी कीमत ये होनी चाहिए। मतलब इतना कीमती है वो, ₹400 का कीमती है वो। मतलब आप अगर वैल्यू इज़ ऑफ अ लेंसकार्ट का शेयर इज़ 400, ठीक है? उसके हिसाब से। बट मेरे हिसाब से हो सकता है 70 है। So value can be changing, ठीक है? The value, the worth of that Lenskart का share could be different from me and for you and for that investor also. समझ आया वैल्यूएशन क्या होता है? हाँ सर, वैल्यूएशन समझ आ गया। अब मेरे को ये बताओ सिक्योरिटी टाइप्स क्या होते हैं? किसका हम एटलीस्ट इन एएफएम सिलेबस हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे बाबू इक्विटी के बारे में, ठीक है? हम बात करेंगे अभी डिबेंचर के बारे में, हम बात करेंगे अबाउट राइट्स, ठीक है? समझ आया? सर इक्विटी डिबेंचर क्या होता है? हम आपको याद करो जब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीख रहे थे, तो हमने जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का शिफ्ट आई एक्सप्लेन्ड यू, वहाँ पे मैंने बोला था एसेट एलोकेशन बोल के। तो इक्विटी, डेट, दिस ऑल आर डिफरेंट एसेट क्लासेस, ठीक है? इक्विटी एक अलग एसेट क्लास है, डेट एक अलग एसेट क्लास है। सर क्यों सर इक्विटी अलग क्यों है, डेट अलग क्यों है? सी डेट क्या होता है पहले ये समझो। अगर आप मान लो आपको कोई बैंक में जाके फिक्स्ड डिपॉजिट करना है, सपोज यू गो टू एसबीआई एंड आपके सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है। ठीक है? आपके पास 1 लाख रुपए है एंड आपके फ्रेंड के पास 1 लाख रुपए है, ठीक है? नाउ आप क्या करो, डेट में इन्वेस्ट करो। व्हाट इज़ अ डेट? उसका फीचर्स क्या होता है? सर डेट मतलब इट इज़ लाइक एन एफडी। आप गए हो एसबीआई बैंक के पास कि भाई मैं 1 साल के लिए ये मेरा 1 लाख रुपए आपके पास रखना चाहता हूँ, फिक्स्ड डिपॉज़िट करना चाहता हूँ। उसके बदले आप मेरे को क्या रिटर्न दोगे? उसने बोला कि सर उसके बदले मैं आपको 6% रिटर्न दूँगा पर एनम, इट इज़ अ गारंटीड रिटर्न। एसबीआई जब तक ज़िंदा रहेगा, तब तक आपको मतलब 1 साल अगर ज़िंदा रहा, तो आपको 6% पर एनम मिलेगा। बराबर? मतलब आपको आपका प्रिंसिपल भी वापस मिलेगा प्लस 6% मिलेगा। तो डेट में क्या होता है, डेट इज़ अ फीचर लाइक इसमें आपका इनकम जो होता है, जो इंटरेस्ट इनकम होता है या फिर जो एप्रिसिएशन होता है दैट इज़ फिक्स्ड। समझ आया? डेट में क्या पॉलिसी होता है? आपको प्रिंसिपल एंड जो मेरा इंटरेस्ट है वो दोनों ही वापस मिलेगा, बराबर? बट इक्विटी में क्या होता है सर? इक्विटी में जो रिटर्न्स होते हैं वो गारंटीड नहीं होते। मतलब आप एक्सपेक्ट करके जाओगे, ठीक है भाई इक्विटी मार्केट निफ्टी लास्ट 3 साल में हो सकता है 12 से 15% रिटर्न दिया है। तो मैं आज 1 लाख रुपया लगाऊँगा, तो कल के दिन जाके वो मेरा 1,15,000 हो सकता है। बट दैट इज़ नॉट अ गारंटीड इनकम। व्हेयरएज़ फॉर अ डेट आप आज 1 लाख रुपया लगाओगे तो आपको 6% में 1,06,000 1 साल बाद मिलेगा। दैट इज़ अ गारंटीड इनकम। सर तो कौन इक्विटी में जाता है, कौन डेट में जाता है? इक्विटी में वो जाता है जिसका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, जो रिस्क लेने का हिम्मत है। एज़ अ यंगस्टर हम और आप, हम जितना इक्विटी में जाएँगे, ऑब्वियसली अ 60 और 65 इयर्स एज्ड पर्सन विल नॉट गो बिकॉज़ उसको पैसे का डर रहेगा। अगर मान लो वो 1 लाख अगर 70,000 हो गया, उसके लिए वो बहुत तकलीफ देगा। कैपिटल अगर डेप्रिशिएट कर गया, बराबर डिप्लीट कर गया बेसिकली। बट अगर मेरे को कम पैसा भी चलेगा बट माय कैपिटल शुड बी प्रिजर्व्ड। समझ आया? इक्विटीज में कैपिटल प्रिजर्व होता है कि नहीं होता है? सर इक्विटीज में कैपिटल प्रिजर्व नहीं हो सकता। डेट में क्या होता है मेरा कैपिटल फिक्स है, बट इक्विटीज में सर कोई गारंटी नहीं है कि मेरा जो प्रिंसिपल है वो भी मेरे को वापस मिलेगा कि नहीं। तो सर डेट में कौन पैसा लगाते हैं? जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत लो होता है। सर इक्विटी में कौन पैसा लगाते हैं? जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत हाई होता है। ठीक है, समझ आया? सर हमें ये तो समझ में आ गया इक्विटी क्या होता है, इक्विटी का नेचर क्या होता है, डेट क्या होता है। डिबेंचर एंड डेट बोथ आर सेम थिंग। डिबेंचर भी कोई कंपनीज इश्यू कर सकती है, आपको पता होगा प्लस टू में हमने सीखा भी था एंड अकाउंट्स में इंटर में भी हमने सीख के आए हैं। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स डिबेंचर क्या होता है। हम अब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव देखेंगे, एस्पेक्ट देखेंगे कि अगर कोई डिबेंचर कंपनी इश्यू करती है, उसका रिटर्न कैसे निकालता है, इज इट फेवरेबल, अनफेवरेबल क्या होता है, वो हम एएफएम में सीखेंगे। समझ आया क्या? हाँ या ना बताओ? तो सर हमें ये तो समझ में आया कि हम यहाँ पे 3 चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक तो हो गया इक्विटी, एक हो गया डिबेंचर या डेट या बॉन्ड, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वैल्यूएशन समझ में आया, टाइप समझ में आया। हम रिटर्न कांसेप्ट में जाने के पहले मैं आपको वैल्यूएशन के टाइप्स बताना चाहता हूँ। जो हम ये तो हमें था कि कौन से सिक्योरिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। बट सर इसको वैल्यू कैसे करेंगे? कोई 1 मेथड है कि 2 मेथड है कि 3 मेथड है? सो बाबू पहले हम इक्विटी के बारे में बात करेंगे। इक्विटी में क्या देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड। पहला हो गया मेरा अर्निंग्स मेथड, ठीक है? फिर एक हो गया मेरा डिविडेंड मेथड, फिर एक हो गया मेरा कैश फ्लो मेथड। सर आप पहले टाइप्स क्यों बोल रहे हो? बिकॉज़ रिटर्न कांसेप्ट एंड जो रिस्क कांसेप्ट है वो इसके अंडर आना चाहिए, ठीक है? सर वैल्यूएशन मेथड्स क्या-क्या होता है बोले? अर्निंग्स मेथड, डिविडेंड मेथड, कैश फ्लो मेथड। एक-एक करके समझते क्या लॉजिक है।
अर्निंग्स मतलब मैं जितना इनकम कर रहा हूँ, एक कंपनी मान लो अडानी, अडानी को मेरे को वैल्यू करना है, चलो ज़ोमैटो को वैल्यू करना है। ज़ोमैटो जो अर्न करी है, जो कमाई करी है, मैं उसके हिसाब से उसको वैल्यू करूँगा। मतलब उसके नेट प्रॉफिट को चेक करते हुए, उसके नेट प्रॉफिट को बेस बनाते हुए आई विल वैल्यू ज़ोमैटो, बराबर? सर डिविडेंड क्या होता है? कंपनी जो डिविडेंड देती है हर साल अपने शेयर होल्डर को, उसके बेसिस में आज कंपनी को मैं वैल्यू करूँगा कि हर साल कंपनी ये डिविडेंड देगी, तो उसके हिसाब से आज कंपनी का क्या प्राइस होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। एक्चुअली द वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है? सर कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो मेथड में बेसिक क्या होता है? कैश फ्लो मेथड बोलता है ज़ोमैटो जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो अर्न करी है या फ्री कैश फ्लो जो अर्न करी है, उसके बेसिस पे मैं कंपनी को वैल्यू करूँगा, बराबर? सो सर तीनों ही क्या अप्लाई कर सकते हैं कोई एक कंपनी में? एक एस्टैब्लिश और एक एक्सपीरियंस कंपनी के लिए यस यू कैन अप्लाई बोथ थ्री ऑफ द मेथड्स, बट सर कोई नई कंपनी में लेंसकार्ट के लिए क्या आप अर्निंग्स अप्लाई कर पाओगे, डिविडेंड अप्लाई कर पाओगे, कैश फ्लो अप्लाई कर पाओगे? बताओ कौन सा अप्लाई कर पाओगे? दैट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड टू यू गाइस। फॉर लेंसकार्ट इफ आई एम वैल्यूइंग द लेंसकार्ट, व्हिच मेथड आई कैन अप्लाई? अर्निंग्स कर पाऊंगा, डिविडेंड कर पाऊंगा या कैश फ्लो? बेसिस ऑन व्हाट आई सेड यू राइट नाउ कि अर्निंग्स होगा, अगर कंपनी अर्न करती है ऑब्वियसली पॉजिटिव अर्निंग्स होना चाहिए, तीनों ही पॉजिटिव अर्निंग्स होना चाहिए, तभी मैं वैल्यू करूंगा। सर नेगेटिव से क्यों नहीं करेंगे? बाबू नेगेटिव से अगर करेंगे तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो नेगेटिव आएगा। इज दैट समथिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू लुक आफ्टर? नहीं, मैं क्या चाहता हूँ, मैं वैल्यू क्यों करता हूँ? चलो ये मेरे को बताओ, व्हाई वी वैल्यू? कोई भी हम सिक्योरिटी का जो वैल्यू करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज़ आई एम लुकिंग टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, बराबर? तो मैं इन्वेस्ट कब करूँगा? जब कंपनी का कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा, बराबर? सो मैं अर्निंग्स हो, डिविडेंड हो, कैश फ्लो जब भी वो पॉजिटिव होगा देन दैट इज़ ओनली मेरा काम का वो अदरवाइज़ वो काम का ही नहीं है मेरे पास, बराबर? सो लेंसकार्ट को किस में वैल्यू कर पाएँगे? अर्निंग्स पे या डिविडेंड पे या फिर मेरा कैश फ्लो पे? ये मेरे को बताओगे आप, ठीक है? समझ आया? तो इक्विटी में होगा। सर डेट का क्या होता है? डेट का एक ही वैल्यूएशन मेथड होता है, वो हम लोग कूपन जो डेट जो कूपन देती है, जैसे एफडी में जो हमें 6% जो इंटरेस्ट रेट मिला, उसके हिसाब से हम वैल्यू करेंगे। अब सर यहाँ पे जो इक्विटी रेट इसको वैल्यू करेंगे, यहाँ पे एक बेसिस होता है सर, ग्रोथ फैक्टर एक इन्वॉल्व होता है। बिकॉज़ हम जब कंपनी को वैल्यू करते हैं, वी थिंक ऑफ इट द वी फोरकास्ट द नंबर्स। नाउ हाउ कैन वी फोरकास्ट द नंबर्स? मान लो ज़ोमैटो को मेरे को नंबर दिया हुआ है, ज़ोमैटो का आज 25 चल रहा है। तो 2025 तक का 31 मार्च 2025 तक का द नंबर्स आर हिस्टोरिकल एंड इट इज पब्लिकली अवेलेबल, बराबर? बट उस मेरे को वैल्यू तो उसके हिसाब से नहीं करना, करेक्ट? क्यों नहीं करना सर? बिकॉज उसके हिसाब से तो प्राइसिंग आज किया वही, आज जो जोमेटो जो ट्रेड कर रहा है हिस्टोरिकल से मेरे को क्या मतलब है? मैं वैल्यू क्या करता हूँ? फ्यूचर बेनिफिट। व्हाट इज वैल्यूएशन? हमने पहले ही बताया था, वैल्यूएशन इज मैं कोई भी चीज को तभी वैल्यू करूंगा जब उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो करता है। अब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कब फ्लो करेगा? जब वो कंपनी का या वो एसेट का कोई वर्थ होगा। तो ज़ोमैटो में भी मैं क्या देखूँगा? फ़ोरकास्ट देखूँगा, फ्यूचर देखूँगा। अब फ्यूचर देखने के लिए मैं क्या करना चाहूँगा? आई वांट टू ग्रो दैट कंपनी एट अ सर्टेन रेट। क्या रेट पे होगा? इट कैन बी अ कांस्टेंट रेट, मतलब जैसे मान लो इंडिया जैसे ग्रो करेगी वैसे ज़ोमैटो ग्रो करेगी। हम वो भी अज़्यूम कर सकते हैं। और एक हो सकता है हाई ग्रोथ फेज़, जैसे ज़ोमैटो हो गया ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में, बराबर? ज़ोमैटो वगैरह। तो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, हाई ग्रोथ पे है। 10 से 12% ग्रो कर रही है। सो सर वो जो ग्रोथ है वो तो इंडिया नहीं ग्रो कर रही, इंडिया तो 6 से 7% पे ग्रो कर रही है। सो मैं वो ग्रोथ नहीं लगा पाऊँगा। मेरे को लगता है आज से 4 साल तक सर ज़ोमैटो विल ग्रो एट अ 10 टू 12% पर एनम रेट। उसके बाद भले ही ज़ोमैटो क्या करेगी, इंडिया के ग्रोथ रेट पे मैं उसको पकड़ लूँगा। बट एट लीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स या 5 इयर्स आई एम लुकिंग टू इन्वेस्ट, आई एम लुकिंग दैट द ज़ोमैटो विल ग्रो एट अ 10 या 12%। सर अब इम्पोर्टेंट क्यों होता है? व्हाई दिस ग्रोथ फैक्टर इज़ इम्पोर्टेंट? बिकॉज़ अगर आप ग्रोथ फैक्टर्स सपोज़, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू इज़ यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है? ये फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, फिफ्थ ईयर, ठीक है? आप बोलते हो कि ज़ोमैटो पहले ये 3 साल क्या करेगी, 10 से 12% में ग्रो करेगी एंड यहाँ पे फिर आप बोलते हो कि इसके ऑनवर्ड 6% पे ग्रो करेगी, ठीक है? तो ये 2 ग्रोथ फेज़ है। देयर आर 2 ग्रोथ, एक होगी हाई ग्रोथ, इसको हम बोलेंगे हाई ग्रोथ एंड इसको बोलेंगे हम नॉर्मल ग्रोथ। नाउ माय क्वेश्चन टू यू वाज़ कि सर ऐसा क्यों है कि मैं ये 2-2 ग्रोथ लगा रहा हूँ? मैं एक ही ग्रोथ से क्यों नहीं कर रहा हूँ? मेरे को क्या मतलब है 10 से 12%? मैं कंज़र्वेटिव होके क्यों मैं 6% पे वैल्यू नहीं कर ले रहा हूँ सबको? देखो, लॉजिक इज़ कि बाबू तब आपका वैल्यूएशन अपसाइड आएगा। आप सब जगह कंज़र्वेटिव होगे तो यू विल नॉट बी गेटिंग, पहला तो कोई एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगा, बिकॉज़ ये आपको अगर 6% में करके लाओगे, तो ये आपको ओवर वैल्यूड मिलेगा। सर ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड क्या होता है बताओ? बताएँगे, आगे चल के बताएँगे। बट द माय पॉइंट इज़
कि मेरे को जो सी वैल्यूएशन इज़ अ स्टोरी गेम, ठीक है? आप क्या स्टोरी लगाते हो उस वैल्यूएशन करने के पीछे? सर व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट राइट नाउ टू अंडरस्टैंड? इट इज़ इम्पोर्टेंट राइट नाउ टू अंडरस्टैंड बिकॉज़ उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा वैल्यूएशन समझने के लिए। वन्स यू क्लियर सीए, आपको वैल्यूएशन कहीं नहीं सीखने मिलेगा एक्सेप्ट सीए पे। So I am trying to make an interest for you if you want to make a career in finance, you know these things in and out. ठीक है? इसलिए मैं समझा रहा हूँ। If you want to straight away go to the sums, you can skip it to the and solve the sums. But if you're someone who wants to know what is valuation also, please bear with me for 5 to 10 minutes. Then we'll go to the sums and the questions वाले पार्ट में। ठीक है? तो वैल्यूएशन समझ में आया सर कि सर कैसे हम करेंगे कि हमारा ग्रोथ रेट क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर जब हम क्वेश्चंस करेंगे आप देखना, अगर मैं ये 10 से कोई भी हाई ग्रोथ का क्वेश्चन होगा तो मैं पे वहाँ पे दिखाऊँगा कि अगर मैं उसको सारे कंपनी को पूरे कंपनी का जो वैल्यूएशन है नंबर्स को अगर मैं नॉर्मल ग्रोथ पे लाऊँगा तो क्या वैल्यूएशन आएगा एंड हाई ग्रोथ अगर 2 ग्रोथ रेट पकड़ के चलूँगा तो क्या नंबर आएगा। सो आई वांट अ लॉजिकल एंड अ रैशनल नंबर। बेसिकली वैल्यूएशन में मेरे को जो नंबर चाहिए वो मैं इंटरप्रेट कर पाऊँ या फिर मैं उसका लॉजिक दे पाऊँ, मेरे को ये चाहिए। अगर कंपनी सच में 10 से 12% ग्रो करेगी, मैं उसको पहले 3 साल क्यों ग्रो कम करवाऊँ जस्ट बिकॉज़ मेरे को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आई एम रेडी टू डू दैट एक्स्ट्रा एफर्ट इफ आई कैन गेट द करेक्ट वैल्यूएशन और अ गुड रैशनल वैल्यूएशन नंबर। बराबर समझ आया क्या ये बात? हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? यस सर समझ आया। तो सर इक्विटी का मेरे को ये तो समझ आया कि हाई ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ होता है एंड मेरे को डिबेंचर में भी सेम थिंग है, मेरे को ये तो समझ में आ गया। अब सर मेरे को रिटर्न कंसेप्ट्स बताओ सर क्या होते हैं? सो रिटर्न कंसेप्ट्स में क्या होता है हमारे पास 3 चीज़ होते हैं। पहले भी हमने लास्ट क्लास में भी पोर्टफोलियो में भी सीखा था। रिटर्न 3 तरह के होते हैं। एक हो गया रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एक हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक हो गया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सर रिटर्न क्या-क्या होते हैं? एक हो गया रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एक हो गया मेरा आईआरआर, एक हो गया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और एक है मेरा डिस्काउंट रेट। ये 4 तरीका के थियोरेटिकली ये 4 तरीका के रिटर्न होते हैं, प्रैक्टिकली भी ये 4 तरीका के रिटर्न होते हैं। सर क्या-क्या होता है? रिक्वायर्ड रिटर्न मतलब रिक्वायर्ड एंड एक्सपेक्टेड इज़ ऑलमोस्ट सेम, ठीक है? तो हम इसको एक ही साथ पढ़ेंगे। एक्सपेक्टेड एंड रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होता है? भाई आपकी कितना मिनिमम अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है? मतलब अब मान लो आप अभी 2 घंटे एएफएम में दे रहे हो, ठीक है? मेरे साथ वीडियो देख के आप समझ रहे हो, कर रहे हो, 2 घंटा दे रहे हो। नाउ यू आर गिविंग अप सम टाइम फ्रॉम अ डिफरेंट सब्जेक्ट टू गिव टू एएफएम, करेक्ट? आप मान लो एफआर पढ़े थे, एफआर पढ़ने के पहले आपको लगा कि सर का 6 बजे वीडियो आने वाला है, चलो मैं देखता हूँ, ठीक है? मैं पढ़ता हूँ, कंप्लीट करता हूँ सर के साथ। तो यू आर गिविंग अप सम टाइम फ्रॉम एफआर टू एएफएम, बराबर? सो आपको ये उससे ज़्यादा वैल्यूएबल लगना चाहिए तभी आप इस पर टाइम दोगे, वरना तो आप फिर एएफएम छोड़ो मतलब एफआर को छोड़ोगे नहीं, करेक्ट? फाइनेंस में क्या नंबर होता है समझो। मेरे को 1 लाख रुपया लगाना है, ठीक है? अभी मैं अगर कहीं पे 1 लाख रुपया नहीं लगाऊँ, मेरे घर पे रखूँ, तो मेरा क्या होगा, मेरे को मान लो मेरी मम्मी उस पे 1 लाख का मेरे को 1,10,000 दे देगी। अगर मैं अपनी मम्मी को दिया तो वो 1 लाख का 1,10,000 दे देगी मेरे को 1 साल बाद। तो मम्मी मेरे को कितना परसेंट रिटर्न दी? 10% बराबर। 1 लाख का 1,10,000 करके देंगी, अगले साल बोली मेरे को दे दे, मेरे को काम है, तेरे को अगले साल 1,10,000 दूँगी, बराबर। बट अब मेरे पास एक फ्रेंड का कॉल आया कि भाई मैं तेरे पास पैसा है कि एक जगह अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए? बोला हाँ, मेरे पास पैसा है। तो अब इसका क्वेश्चन क्या होगा ना, इसका क्वेश्चन होगा भाई वो रिटर्न कितना देता है? क्योंकि अगर वो मम्मी को देता है तो मिनिमम तो 10% उसको रिटर्न मिलेगा। मम्मी ने बोला भाई 1,10,000 मैं तेरे को दूँगी ही दूँगी, बराबर? तो ही विल आस्क हिज फ्रेंड कि व्हाट इज़ द रिटर्न यू आर गिविंग फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट? अगर वो रिटर्न 10 से उसको मिनिमम तो कितना आएगा वो चाहिए उसको। बट वो क्या बोलेगा भाई मेरे को मिनिमम तो 10% चाहिए। 10% मिनिमम आई नीड इट। तो दैट इज़ द रिक्वायर्ड रिटर्न मतलब आप कोई जगह इन्वेस्ट करोगे, उसके लिए आपको क्या रिटर्न चाहिए? द मिनिमम रिटर्न जो आप लोगे तभी आप वहाँ इन्वेस्ट करोगे। दैट इज़ कॉल्ड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और द एक्सपेक्टेड रिटर्न। समझ आया कि ये कांसेप्ट? रिक्वायर्ड रिटर्न समझ में आया? द मिनिमम and what is it is the minimum return what I'm expecting, also it is also called the opportunity cost। आप कहीं पे और नहीं कंज्यूम करके आप वहां पे पैसा लगा रहे हो तो what is the loss you are bearing there? समझ आया? मान लो अगर मेरी मम्मी भी मेरे को 1 लाख का 1,10,000 नहीं देती, माइट भी मैं एक आईफोन ले लेता 1 लाख का। सो दैट इज समथिंग माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आज मैं वो डिले कर रहा हूँ कंजम्पशन। हमने ये पहले भी बात किया है, बराबर एक्सपेक्टेड रिटर्न समझने के टाइम पे।
समझ आया क्या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न? सर फॉर्मूला के अगेन सीएपीएम मेथड से हम निकाल सकते हैं। हमने जो वो अल्फा प्लस बीटा इनटू रिस्क ऑफ द मार्केट, सॉरी रिटर्न ऑफ द मार्केट से देखा था, उससे भी निकाल सकते हैं। दैट विल्स इन द सम, बट लॉजिक समझ आया रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न का, ठीक है? एक स्लाइटली डिफरेंट होता है, रिक्वायर्ड होता है मेरा मिनिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है मेरे को उस इन्वेस्टमेंट से कितना चाहिए। यहाँ पे हल्का डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज भाई मेरे को मिनिमम 1,00,000 रुपया लगाने के लिए कितना चाहिए? 10% चाहिए। बट अगर ठीक है इतना चाहिए, तो मेरे फ्रेंड को मैंने बोला कि मिनिमम आई नीड अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%। उसने बोला ओके। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसको होगा भाई तू कहाँ पे पैसा लगाएगा मेरा? वो बोला भाई मैं तेरा ज़ोमैटो में लगाऊंगा। तो अब वो बोलेगा भाई मिनिमम आई एक्सपेक्ट 12%, ठीक है? वो बोला कि भाई मैं तेरा एक काम करूँगा क्रिप्टो में लगाऊँगा। तो वो सीधा बोलेगा मिनिमम आई एक्सपेक्ट 20%, दैट इज़ हिज एक्सपेक्टेशन। The required rate of return and expected return can be different in theoretical way. In sums it is not different, it is same, but logically it is different. ठीक है, अगर मतलब मार्केट में भी हम एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रिटर्न को सेम ही पकड़ते हैं, बट अगर आप बाई डिक्शनरी जाओगे तो दिस इज द डिफरेंस। समझ आया क्या ये? ऐसा समझ आया। अब बात करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज दैट रिटर्न विच विल इक्वेट योर आउटफ्लोज इक्वल्स टू इनफ्लोज। मतलब आज अगर मैं 1,00,000 रुपया दूं, मेरे को पीवी ऑफ इनफ्लो जो हर साल मिलेगा, ये दोनों मेरे को इक्वल चाहिए। कितना मेरे को आईआरआर देगा? आईआरआर सर कहाँ यूज होता है? दिस इज मोस्टली यूज इन द प्रोजेक्ट्स, रियल एस्टेट जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, या फिर बड़े बड़े, जैसे मान लो कोई कंपनी अगर अपना कोई ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। ग्रीनफील्ड इज बेसिकली कोई नया एरिया पे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। अगर वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कंपनी, तो भाई मिनिमम मतलब उसका मिनिमम आईआरआर कितना, मिनिमम रिटर्न उसको कितना चाहिए? आईआरआर क्या होता है? मिनिमम रिटर्न मतलब वो रिटर्न जो भाई जितना मैं पैसा लगा उतना तो वापस आ जाए। जैसे कि एलआईसीज में होता है, जो भी नॉर्मल एंडाउमेंट फंड वगैरह होते हैं, हम वहाँ पे ये भी चेक करते हैं मेरा आईआरआर क्या है। मतलब मैं जितना प्रीमियम दे रहा हूँ हर साल, उतना तो मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले वो देखूंगा मैं। समझ आया? तो पीवी ऑफ आउटफ्लो इज इक्वल टू पीवी ऑफ इनफ्लो। सर आप पीवी ऑफ आउटफ्लो क्यों बोल रहे हो? बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज द केस कि मैं एकदम जीरो आज ही डेट पे सारा पैसा निकाल दिया। हो सकता है मेरे प्रोजेक्ट में हर एक एक साल में, अगले 3 साल में मेरे को आउटफ्लो देना है, तो उसका पीवी आज जो है दैट शुड बी इक्वल टू द पीवी ऑफ द फ्यूचर इनफ्लोज। ठीक है, वो जो रेट मेरे को इक्वल करता है दैट इज माई मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। मतलब मिनिमम रिटर्न तो मेरे को इतना चाहिए प्रोजेक्ट से। जैसे कि हम क्या करते हैं ना नॉर्मली, अभी सीए में तो ऐसा नहीं करते, एमबीए जब लोग करने जाते हैं क्या करते हैं, अगर मैं 20 लाख रुपया लगाता हूँ, ठीक है, आज मैं 20 लाख रुपया लगाता हूँ, प्लस देयर सम डिफरेंट कॉस्ट जो मैं अपना नौकरी छोड़ के जाता हूँ, देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सबको वो लोग एडअप करते हैं। वो देखते हैं वो रिकवरी टाइम कितना है, 2 साल में होगा, 3 साल में होगा। सेम चीज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में होता है। भाई मेरे को उतना तो कमा के दे, अगर मैं आज 40 लाख रुपया लगा के एक एमबीए करता हूँ, भाई मेरे को 2 साल में वो 40 लाख कमा के देगा कि नहीं? अगर वो भी मेरे को 5 साल लगेगा, देन देयर इज नॉट नो स्कोप और नो लॉजिक बिहाइंड गोइंग एन एमबीए। बराबर? समझ आया क्या सर कांसेप्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू? सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, समझ आया? आया ना? आया ना? ठीक है। सर फार्मूला आएँगे, सम्स में आएँगे फार्मूला, ठीक है? फार्मूला पे डोंट फोकस ऑन द फार्मूलाज़, इट्स वेरी ईज़ी, हो जाएगा, ठीक है? तो हमें वैल्यूएशन क्या होता है ये समझ में आ गया, हमें सर टाइप समझ में आ गया, हमें रिटर्न कांसेप्ट समझ में आ गया। अब सर इक्विटी रिस्क प्रीमियम क्या होता है? याद करो जब सीएपीएम वाला मॉडल कर रहे थे, मैंने आपको मार्केट रिस्क प्रीमियम समझाया था रिलायंस को एग्जांपल लेके। फिर मैं समझाता हूँ। इक्विटी रिस्क प्रीमियम जस्ट टू ब्रश अप योर नॉलेज। इक्विटी रिस्क प्रीमियम क्या होता है? वो प्रीमियम, वो कंपेंसेशन जो मैं मांग रहा हूं आपसे टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी एसेट क्लास। बिकॉज अगर मैं डेट और इक्विटी है, सपोज हमने जो एग्जांपल लिया था आपका और आपका फ्रेंड का, कि वो 6% डेट में कमाएगा और आप कमाओगे 15%। तो मान लो अगर आपको भी बोला जाता है कि इक्विटी आपको 6% रिटर्न देगा, क्या आप उस पर इन्वेस्ट करोगे? हाँ या ना? सर मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? सर बिकॉज़ पहला तो लॉजिक है, वो मेरा एसेट क्लास ही रिस्की है। सर रिस्की क्यों है? बिकॉज़ वो मेरे को ये नहीं बोलता है कि मैं गारंटी तेरे को मैं पैसा कमा के दूँगा। वो तो ये भी मेरे को बोलता है सर प्रिंसिपल भी आपकी बर्बाद हो सकती है। प्रिंसिपल भी हो सकता है आपको कल नहीं मिले। तो भाई इतना रिस्की एसेट है तो मैं 6% में तो नहीं लगाऊँगा। इससे अच्छा मैं गारंटीड इनकम जो है वो वहाँ पे लगा दूँगा, बराबर? मैं एफडी पे लगाऊँगा। मैं क्यों 6% के लिए इक्विटी पे लगाऊँगा? बराबर? लॉजिकल? तो इक्विटी क्या बोलता है भाई, अगर मैं आपका इतना रिस्की एसेट क्लास के लिए लगाऊंगा,
तो मेरे को हल्का-सा कंपनसेशन चाहिए, दैट इज़ इक्विटी रिस्क प्रीमियम। तो सर फिर क्रिप्टो में तो अलग होगा, रियल एस्टेट में अलग होगा, हर एक एसेट क्लास के लिए अलग-अलग रिस्क प्रीमियम होता है। नॉर्मल टर्म्स में हम इक्विटी रिस्क प्रीमियम का बात करते हैं, बट क्रिप्टो के लिए अलग होगा, रेयर अर्थ के लिए जो भी मिनरल्स है उसके अलग होते हैं, गोल्ड सिल्वर कमोडिटी के अलग होते हैं। हर एक एसेट के रिस्कीनेस होती है, बराबर? तो हर एक का एसेट का अलग-अलग होगा। सर बॉन्ड्स में होंगे क्या? बॉन्ड्स में नहीं होंगे बिकॉज़ दिस गिव्स मी अ गारंटीड इनकम। बट सर क्या रिस्की नहीं होता बिकॉज़ जो बॉन्ड्स ट्रेडेबल होते हैं, हाँ, वहाँ रिस्कीनेस आता है तो वहाँ पे भी मैं एक अलग कंपनसेशन माँगता हूँ। दैट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस सो आई विल नॉट गो डीपर इंटो इट। समझ आया क्या? सर फिर वो कहाँ पे है? वो सीएफए में आपको समझ आता है। इक्विटी रिस्क प्रीमियम रिटर्न कंसेप्ट समझ आ गया, सिक्योरिटी टाइप्स क्या होता है समझ आया, वैल्यूएशन क्या होता है समझ आया। डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूएशंस भी हमने देखा, इक्विटी का क्या होता है, डेट का क्या होता है, राइट का क्या होता है। अगेन वी डिडंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द टाइप्स, बट हमने ये समझा सर अर्निंग बेस्ड मॉडल कैसे निकालते हैं, कैश फ्लो सॉरी अर्निंग्स मॉडल होता क्या है, कैश फ्लो मॉडल होता क्या, डिविडेंड क्या होता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, रिलायंस जैसी कंपनी तो आप कौन से मेथड से करोगे, डिविडेंड से करोगे, अर्निंग से करोगे, कैश फ्लो से करोगे। एक्चुअली आप तीनों से ही कर सकते हो। अगर कंपनी डिविडेंड दे, जैसे पीएसयू कंपनीज़ होती है, वो रेगुलरली डिविडेंड हमें देती है, बराबर? तो दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू कैलकुलेट फ्रॉम द डिविडेंड मॉडल। रिलायंस क्या हो सकता है कभी दे नहीं दे। डिविडेंड आप तभी लोगे जब देयर इज़ अ स्टेबल कैश फ्लो सॉरी स्टेबल डिविडेंड पे आउट। अगर बहुत वोलेटिलिटी होगा तो आप उसको अच्छे से ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो आप ऐसी कंपनी चूज़ करोगे जो रेगुलरली डिविडेंड देती है, तभी डिविडेंड पे आउट चलेगा। सर जो अर्ली स्टार्टअप्स होते हैं, स्विगी वगैरह होते हैं, जैसे पेटीएम, ज़ोमैटो भी बीच में बोला था। देयर कैन बी अ पॉजिटिव अर्निंग्स, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका कैश फ्लो पॉजिटिव हो, फ्री कैश फ्लो। क्यों नहीं हो सकता सर? पहला रीज़न इज़ कि भाई आपका हो सकता है वो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। अगर वो कंपनी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है तो हो सकता है मेरा फ्री कैश फ्लो नेगेटिव हो, माइट बी अ केस। तो वो हम देखेंगे धीरे-धीरे कैसे वो निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, समझ में आएगा। बट लॉजिक समझ आया क्या? हाँ या ना? ठीक है। अब जो कैश फ्लोज़ होते हैं, जब हम कैश फ्लो के बारे में बात ही करें, उसपे मैं और एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। आप कैश आपको ये पता है रियल रेट और नॉमिनल रेट क्या होता है? येस और नो? हमें ये पता है क्या रियल रेट और नॉमिनल रेट क्या होता है? हाँ या ना? रियल रेट इज़ द रेट जिस पे इन्फ्लेशन एडेड नहीं है। नॉमिनल इज़ द रेट जिस पे इन्फ्लेशन एडेड बैक है। मतलब क्या? अगर मान लो इंडिया का इन्फ्लेशन कितना है अभी? इन्फ्लेशन अभी मान लो 4% है, ठीक है? तो मेरा मान लो रियल रेट है 3%। तो मेरा जो नॉमिनल रेट होएगा ना, वो हो जाएगा 3 प्लस 4% मतलब 7%, ठीक है? समझ आया? अभी डिस्काउंटेड पहले मैंने बोलना भूल गया। तो व्हाट इज़ डिस्काउंटेड? डिस्काउंटेड भी वैसे ही निकालेंगे जैसे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, आईआरआर निकालोगे बनेगा। डिस्काउंटेड वो रेट है जो आपको निकालने में हेल्प करेगा पीवी। जो फ्यूचर के जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है उसका आज क्या वैल्यू है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में से जो हम पीवी निकालते हैं वो हमको निकालने में हेल्प करेगा डिस्काउंटेड। तो अगर आपका डिस्काउंटेड आपका नॉमिनल लोगे, मतलब अगर आप 7% लोगे तो आपके कैश फ्लोज में भी नॉमिनल इफेक्ट आना चाहिए। मतलब आप जब अपने कैश फ्लोज को ग्रो करवाओगे या आपने कोई भी न्यूमरेटर में जो भी अर्निंग्स और डिविडेंड हो कोई को भी ग्रो करवाओगे, दैट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू द नॉमिनल। वो नॉमिनल होना चाहिए, मतलब उस पे इन्फ्लेशन का फैक्टर इंक्लूडेड होना चाहिए। अगर आपका डिस्काउंट रेट इज रियल रेट, मतलब उसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर नहीं है, तो आपके कैश फ्लोज को भी आप रियली लोगे। इसका एक क्वेश्चन आता है, इंस्टीट्यूट ने दिया भी 1-2 क्वेश्चन कि इंस्टीट्यूट ने क्या बोला कि भाई नॉमिनल से उसको पहले रियल में कन्वर्ट करो या फिर रियल से नॉमिनल में कन्वर्ट करो। तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि क्या सर डिस्काउंटेड एंड कैश फ्लो रेट का जो नेचर होगा सेम होगा। अगर रियल नॉमिनल है, अगर डिस्काउंटेड नॉमिनल है तो मेरा कैश फ्लो भी नॉमिनल होगा। अगर डिस्काउंटेड रियल है तो मेरा कैश फ्लो भी रियल होगा। समझ आया क्या इतना? हाँ या ना? सर समझ आया कंसेप्ट क्या है? सिक्योरिटी वैल्यूएशन में हमारा वैल्यूएशन समझ में आया, सिक्योरिटी वैल्यूएशन टाइप्स, इक्विटी रिस्क प्रीमियम, डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूएशंस, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू इज द वैल्यू व्हिच वी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द वैल्यूएशन टेक्निक्स। इससे हम क्या निकालते हैं भाई, आज फ्यूचर अर्निंग्स के हिसाब से आज क्या प्राइस है, इसको हम क्या कंपेयर करते हैं प्राइस के साथ, ठीक है? इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है अब समझते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू जो हम वैल्यूएशन मेथड से निकालते हैं, मतलब फ्यूचर जो फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो मेरे को मिलेगा, उसके हिसाब से आज कंपनी का क्या वर्थ होना चाहिए, जो वो वर्थ निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है? मतलब
आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के हिसाब से आज कंपनी का क्या मतलब कीमत होनी चाहिए, कीमती है कितनी, ठीक है? सर हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल तो लिए बट उसका करेंगे क्या? ये जो वैल्यूएशन कर रहे हैं उससे करेंगे क्या? उससे हम कंपेयर करेंगे, भले ही वो इक्विटी हो, डिबेंचर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, कुछ भी हो, हम सब में क्या करेंगे वो समझते हैं। हम चेक करेंगे 3 चीज़ कि जो एसेट क्लास को जिसको हम वैल्यू कर रहे हैं, वो कंपनी या जो वो एसेट क्लास है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है या फिर फेयरली वैल्यूड है। हम ये 3 चीज़ चेक करते हैं। सर इसका मतलब क्या हो गया फट से बताएँ? इसका मतलब हो गया भाई कि मेरा आज मान लो इंट्रिंसिक वैल्यू आया ₹120 बट आज सपोज़ ये ज़ोमैटो का आया, ठीक है? बट ज़ोमैटो अभी चल रहा है ₹400 में। अगर ज़ोमैटो का प्राइस मार्केट में ₹400 चल रहा है एंड ज़ोमैटो का जब मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला 120 आया, तो ये महँगा चल रहा है कि सस्ता चल रहा है? सर महँगा चल रहा है। क्यों? मेरे हिसाब से इसका कीमत होना चाहिए 120 बट आज उसका मार्केट में कीमत है 400 तो महँगा है मतलब ओवर वैल्यूड है। अगर वो महँगा चल रहा है मैं उसको खरीदूँगा क्या? नहीं खरीदूँगा। ठीक है? तो सेल करूँगा। ओवर वैल्यूड अगर है तो मैं सेल करूँगा। लॉजिक समझ आया? सर इंट्रिंसिक वैल्यू की जगह अगर और कुछ बोले, सेम चीज़ है। अगर मेरे को एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बोलेगा तो यही चीज़ है। मान लो अगर मेरा मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न था, एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को आप सिनोनिम पकड़ के चलो। इंटरचेंजेबली हम यूज़ करेंगे। अगर मान लो एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर मैं चाहता था ₹15 मिले ज़ोमैटो से, बट एक्चुअली वो मेरे को रिटर्न देते हैं मान लो 17% तो मैं क्या करूँगा? अगर मान लो मिनिमम आई लुक फॉर 15% रिटर्न बैक फॉर इन्वेस्टिंग इन ज़ोमैटो बट एक्चुअली व्हेन आई कंपेयर्ड इट इज़ गिविंग मी 17% तो मैं मेरे लिए वो क्या है? आई विश्ड 15% बट आई एम गेटिंग 17% तो मेरे लिए वो तो अंडर वैल्यूड ही है, बराबर? मतलब कंपनी क मतलब मैं जितना बोल रहा था उससे ज़्यादा दे रही है वो। मतलब वो अंडर वैल्यूड है, तो मैं क्या करूँगा? बाय करूँगा। समझ आया? इट कुड बी इक्विटी यहाँ पे इक्विटी भी हो सकता है, डिबेंचर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। सर आपने प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन नहीं बोला, अच्छा। प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन हम सब में देख लेंगे, बट प्रेफरेंस शेयर क्या होता है वो तो आपको पता ही है, वो उसमें मैं नहीं जाऊँगा। इसमें 2 तरह के होते हैं रिडीमेबल, इररिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब जिसको आप रिडीम करवा सकते हो, मतलब वो प्रेफरेंस शेयर्स आप वापस देके पैसा ले सकते हो। इररिडीमेबल मतलब आप पैसा नहीं वापस लोगे, मतलब आप ओनर बन गए। सर प्रेफरेंस शेयर्स होता क्या है? वो तो 1 मिनट में बता दो। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ इक्विटी वाला नेचर एंड अ डेट वाला नेचर मतलब डेट के जैसे उसका नेचर है कि हर साल उसको मिलेगा, ठीक है? हर फिक्स इनकम मिलेगा। इक्विटी वाला नेचर है कि ही गेट्स एन ओनरशिप राइट बट वोटिंग राइट नहीं मिलते उसमें, बराबर? तो प्रेफरेंस शेयर समझ में आया उसका हम देख लेंगे वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, नॉट अ प्रॉब्लम देयर, ठीक है? यहाँ पे जब हमने इतना कुछ समझ लिया, अब एक कांसेप्ट आता है दैट इज़ एंटरप्राइज वैल्यू। सर एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है? एंटरप्राइज वैल्यू इज़ दैट वैल्यू व्हिच गिव्स मी अ वैल्यू ऑफ द होल कंपनी। जब हम इक्विटी के में बारे में बात करें, जब हम डेट के बारे में बात करें, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट अ सिंगल सिक्योरिटी और अ सिंगल पीस ऑफ दैट कंपनी। मतलब अगर मैं ज़ोमैटो का इक्विटी शेयर के बारे में बात करूँ, देन आई एम ओनली टॉकिंग अब ज़ोमैटो का अगर प्राइस क्या चल रहा है, अगर उसके बारे में मैं बात करूँ, देन आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द इक्विटी शेयर्स ऑफ ज़ोमैटो। जो भी लाख, 10 लाख, 1 करोड़ जो भी इक्विटी शेयर्स है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल ज़ोमैटो कंपनी। मतलब ना उसके एसेट्स को मैं देख रहा हूँ, ना कुछ देख रहा हूँ। मैं बस देख रहा हूँ उसके इक्विटी शेयर्स, उसका वैल्यू इतना होना चाहिए। अगर मैं रिलायंस के डिबेंचर के बारे में बात करूँ, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलायंस का डिबेंचर। श्रीराम फाइनेंस का अगर डिबेंचर के बारे में बात करूँ, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द श्रीराम फाइनेंस का डिबेंचर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल ऑफ श्रीराम फाइनेंस। समझ आया क्या? समझ आई ये चीज़? सर बट एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है? एंटरप्राइज वैल्यू आप मेरे को अगर मैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंटरप्राइज वैल्यू, देन आई एम टॉकिंग अबाउट द फुल ज़ोमैटो और द फुल श्रीराम फाइनेंस और द फुल वैल्यू ऑफ द रिलायंस क्या होता है कंपनी का। सर एंटरप्राइज वैल्यू कब निकालते हैं? एंटरप्राइज वैल्यू हम तब निकालते हैं जब मेरे को पूरा कंपनी को मान लो मेरे को वो कंपनी में स्टेक खरीदनी है या मेरे को पूरा कंपनी का वैल्यू जानना है कि क्या हो सकता है। जब कंपनीज़ डिस्ट्रेस में होती है जैसे अनिल अंबानी के जो भी सर के जो भी कंपनीज़ जो डिस्ट्रेस में गए, ठीक है? एनसीएलटी में गई। वो सब टाइप पे आप एंटरप्राइज वैल्यू निकालते हो। भाई कंपनी आज वर्थ है ओवरऑल, नॉट फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स बट नॉट फॉर द डिबेंचर होल्डर्स, नॉट फॉर द जो भी बंदे लोन दिए बट सबके लिए क्या है वैल्यू? एक वैल्यू क्या है एंटरप्राइज वैल्यू। सर कैसे निकालते हैं? दैट इज़ द टोटल ऑफ इक्विटी का वैल्यू क्या है, डिबेंचर का वैल्यू क्या है, माइनॉरिटी राइट्स अगर है कुछ, वो क्या है, वो क्या सीखना है वो आप एफआर में सीख के आओ। माइनस अगर आपके पास कोई कैश एंड
कैश इक्विवेलेंस है वो एंटरप्राइज वैल्यू है। तो सर एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है? इक्विटी का वैल्यू प्लस डिबेंचर का वैल्यू प्लस माय माइनॉरिटी इंटरेस्ट इफ इट हैज एनी माइनस माय कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। समझ आया क्या सिक्योरिटी वैल्यूएशन में एंटरप्राइज वैल्यू है या ना? अब हम थोड़ा डिबेंचर जो डिबेंचर में वाईटीएम ड्यूरेशन, एमडी मॉडिफाइड ड्यूरेशन, इम्यूनेशन ये सब सीखेंगे। ठीक है? पहले कुछ-कुछ वर्ड सीख लेते हैं। ठीक है? डिबेंचर या हम बहुत बात करें मान लो बॉन्ड के बारे में ही बात करें। ये क्या होता है समझो। पहला एक वर्ड हमें यहाँ पे नया मिलेगा दैट इज़ पार वैल्यू। सर पार वैल्यू क्या होता है? जैसे हमें इक्विटी शेयर में फेस वैल्यू होता है, वैसे ही बॉन्ड में पार वैल्यू होता है। मतलब क्या रेट पे वो मतलब जैसे ₹100 का वैल्यू है मान लो, दैट इज़ अ फेस वैल्यू ओनली। पार वैल्यू इज़ आल्सो कॉल्ड फेस वैल्यू। समझ आया? इसमें हमें एक चीज़ सुनने मिलता है कूपन रेट। कूपन रेट मतलब वो रेट जिससे मेरे को हर साल जो गारंटीड इनकम जो हम बोल रहे थे, द 6% होती है वो इंटरेस्ट रेट जिसको बोलता है दैट इज़ माय कूपन रेट। ये समझ आया क्या? तो पार वैल्यू कूपन रेट समझ में आया। फिर मेरे को एक चीज़ बोलता है वाईटीएम, ये थोड़ा समझने का चीज़ है। सर वाईटीएम क्या होता है? वाईटीएम इज़ द यील्ड टू मैच्योरिटी। सर क्या होता है? यील्ड टू मैच्योरिटी। 2 मिनट इस पे टाइम दो। यील्ड मतलब क्या? कमाई। ठीक है? मैच्योरिटी मतलब बिकॉज़ जो भी डिबेंचर होते हैं या बॉन्ड होते हैं इस अच्छा सॉरी, यील्ड टू मैच्योरिटी के पहले हम एक चीज़ और समझेंगे। यील्ड टू मैच्योरिटी के पहले हम समझेंगे मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड मतलब कि ये जो बॉन्ड है या जो एफडी है इसका मैच्योरिटी कब होगा? कब मेरे को प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा? तो भाई मान लो 5 साल लिखा हुआ है। मतलब 5 साल तक का ये बॉन्ड वैल्यूएबल है। ठीक है? 5 साल बाद वो खत्म हो जाएगा वो वैन बॉन्ड। मतलब आपको रिडीम कर लेंगे। आप समझते हैं वाईटीएम क्या होता है? वाईटीएम हमने क्या बोला था? यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है? मतलब अगर मैं वो सिक्योरिटी को, अगर मैं वो बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखूँ, तो भाई मेरे को कितना कमाई मिलेगा? आई एग्री सर 6% मिलेगा। मान लो मेरा कूपन रेट था 6% बट हम देखेंगे क्योंकि पीवी का फैक्टर आता है, प्राइस का एक फैक्टर आता है। मैंने ये बॉन्ड कितना में खरीदा? मैंने पार में खरीदा। अगर मैंने वो बॉन्ड जो होगा वो मैं पार में खरीदूँगा, तो ऑब्वियसली दैट विल द वाईटीएम जो भी यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब मैच्योरिटी तक अगर मैं होल्ड करूँगा, तो मेरा कमाई होगा इक्वल टू कूपन रेट। बट अगर मैं पार वैल्यू में नहीं खरीदा मतलब अगर उसका ₹100 पार वैल्यू फेस वैल्यू था, अगर मैं वो 102 में खरीदा या 98 में खरीदा या 97 में खरीदा, तो मेरा जो यील्ड टू मैच्योरिटी का वो अलग होगा बिकॉज़ समझो बिकॉज़ मैं क्या करूँगा देखो, मैं खरीदा 97 में कोई बॉन्ड को, ठीक है? अब मैं 5 साल बाद जब बेचूँगा मैं तो उससे ₹100 माँगूँगा, तो मेरा ₹3 वहाँ एक फ़ायदा हुआ प्लस मेरे को हर साल क्या मिलेगा? को 6% करके फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो मैं 6% से ज़्यादा ही कमाऊँगा ना। सर सम में बताओ लॉजिक मैं आपको पहले इंट्यूशन समझो, ये दिस इंट्यूशंस आर वेरी इंपोर्टेंट आपको आज नहीं लगेगा सर, अब ये क्या बोल रहे हो बट दिस आर वेरी इंपोर्टेंट इन योर लाइफ समझो प्लीज़ समझो इसको, ठीक है? एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सर वाईटीएम फिर हम अलग से क्यों निकलती है? ये क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इट इज़ अ वेरी लेम एंड अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। बट ये दिस क्वेश्चन मेक्स यू अ क्यूरियस माइंड कि सर ये है कि नहीं? बिकॉज़ आई ऑलवेज़ से कि यू हैव टू बी वेरी क्यूरियस इन योर लाइफ तभी आप कुछ आगे बढ़ोगे, वरना सीए तो निकाल लोगे, सब कुछ हो जाएगा बट आप वो जो एक ग्रोथ होता है ना, वो ग्रोथ रुक जाएगी, अगर आप क्यूरियोसिटी को छोड़ दोगे। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ सर हम वाईटीएम पे क्यों फोकस करते हैं? व्हाई वाईटीएम? क्योंकि बिकॉज़ आपने बोला पार वैल्यू पे लेंगे हम, कूपन रेट मेरे को हर साल गारंटीड इनकम मिलेगा, तो वही मिलना चाहिए। बट मैं बोल रहा हूँ वाईटीएम कब निकलता है? वाईटीएम बोलता है अगर आप कोई नेसेसरी नहीं है ना, आप शायद अब मान लो एफडी आपने 1 लाख का लगाया था 1 साल के लिए। हो सकता है 3 महीने बाद आपको पैसा का ज़रूरत हो गया, तो आप बेच दोगे बराबर। आप क्या बोलोगे एफडी मेरे को एक काम करो वापस दे दो मेरा 1 लाख। तो आपको क्या 6% मिलेगा क्या? उससे कम मिलेगा। प्रोपोर्शनेटली कम मिलेगा जो भी टाइम पीरियड का रहेगा। तो वैसे ही अगर मैं बॉन्ड को होल्ड करता हूँ, तो भाई मेरे को कमाई कितनी मिलेगी वो वाईटीएम बताता है। वाईटीएम इज़ इक्वल टू द कूपन रेट कब? जब मेरा पार वैल्यू में मैंने खरीदा होगा। पार वैल्यू में खरीदा होगा, पार वैल्यू में बेचा होगा। मतलब 100 में ही मैंने खरीदा 5 साल पहले, 100 में ही मेरा 5 साल बाद मेरे को मिलेगा। तब तो ठीक है द वाईटीएम इज़ इक्वल टू द कूपन रेट। बट अगर मैंने 97 में खरीदा और 100 में 100 वापस मिलेगा, तो ₹3 यहाँ फ़ायदा मिला प्लस द कूपन रेट, मतलब मेरा वाईटीएम ज़्यादा होगा। इफ माय वाईटीएम इज़ ग्रेटर देन द कूपन रेट तो क्या होगा? दैट इज़ अंडर वैल्यूड बराबर तो वो सब चीज़ हम बाद में देख लेंगे। अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, हम जो भी है वो सब चीज़ देख लेंगे। बट वाईटीएम कांसेप्ट समझ आया क्या? ठीक है। जब वाईटीएम कांसेप्ट समझ आ गया, तो इसी के साथ-साथ हम और एक चीज़ सीख लेते हैं ड्यूरेशन।
अब ड्यूरेशन में हम 2 चीज़ सीखते हैं, एक हो गया मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ठीक है? एक हो गया मैक्यूलर ड्यूरेशन, ठीक है? मैक्यूलर ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन मेरे को ये बताता है, भाई समझो, हम जब सीए में रहते हैं या एमबीए, जैसे मैंने एमबीए का एग्जांपल है, हम क्या बोलते हैं पेबैक पीरियड कितना होगा? मतलब अगर मैं आज सीए जर्नी में जाता हूँ, पहले तो मैं कितना दिन में वापस मैं सीए बन जाऊँगा एंड मैं कॉर्पोरेट में आ जाऊँगा। सो दैट इज़ वन थिंग। सेकंड, जब मैं एमबीए में जाता हूँ, हम चाहते हैं कि 2 साल में अगर मैंने 40 लाख रुपए लगाया है, वो मेरे को कितने दिन में वापस मिल जाएगा। वो जो कितने दिन में मिलेगा, दैट इज़ माय पेबैक पीरियड, मैं कैलकुलेट करता हूँ। भाई 2 साल में मिलेगा, 3 साल में मिलेगा, कैसे? जैसे नए-नए जब आप ट्रेडिंग सीखते हो, ठीक है? स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, मान लो ईच एंड एवरीवन जो प्रॉफिट पहले कर रहा है भाई, उसका दिन खराब ही है फ्यूचर में। बट नॉर्मली जो लॉस करता है ना, वो जैसे हम जब व्हेन ऑल्स आई आल्सो स्टार्टेड ट्रेडिंग, पहले मैंने बहुत लॉस किया है, ठीक है? बट नाउ इट इज़ कमिंग अप लिटिल स्लोली। uh, uh, I'm understanding the game and it's slowly turning at least neutral and positive sometimes, ठीक है? What I'm trying to say, जब हम टोटल लॉस कर लेते हैं ना, मान लो मैंने 10 लाख का लॉस किया टोटल, तो मैं कैलकुलेट करूंगा भाई, अब मैं वो कितना दिन में वो रिकवर कर पाऊंगा। अगेन, ट्रेडिंग में अब वो संभव नहीं है कि आपको पता चले आपने 4 दिन में कर पाओगे, 1 साल में कर पाओगे, 10 साल में। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई मैं अगर कहीं पैसा लगाता हूँ, तो मेरे को चाहिए होता है कि भाई मैं कितना दिन में खत्म हूँ। जैसे आप जब क्लासेस लेते हो, आपको क्या रहता है, सर आप कितने दिन में खत्म करके दोगे? 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना, कितने दिन में? तो दैट इज़ समथिंग द पेबैक पीरियड। आप कितने दिन में मेरे को ये चीज़ करके दोगे? वापस कितने दिन में मिलेगा मेरे को? तो जब ड्यूरेशन में हम क्या निकालते हैं, भाई अगर मैं बॉन्ड में ₹100 लगाया, जो मैं पार फेस वैल्यू पे खरीदा, तो वो पैसा मेरे को कितने दिन में मिलेगा? वो जो कितने दिन में मिलेगा, वो मेरे को कौन बताएगा? वो मेरे को बताएगा ड्यूरेशन। सर क्यों? मेरे को तो बताया गया मैच्योरिटी, फिर अलग क्या है? बाबू मैच्योरिटी मेरे को ये बताता है कि मेरा जो बॉन्ड है, वो इस दिन खत्म होने वाला है, ठीक है? उस दिन वो एक्सपायर होने वाला है, ठीक है? बट ऑलवेज़ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो मेरा मैच्योरिटी पीरियड है, दैट शुड बी इक्वल टू मेरा पेबैक पीरियड। सर क्यों नहीं है? सपोज़ मैंने 97 में खरीदा, अब दिस आई आई एम 100% 200% श्योर ऐसे नहीं समझाएगा कोई लोग। भाई मेरे को भी नहीं समझने में मिला था। बट दिस वाज़ माय क्वेश्चन आफ्टर सम टाइम, ठीक है? आफ्टर आई क्लियर्ड सीए, इट वाज़ बेसिक, आई न्यू द लॉजिक बिहाइंड इट, बट दैट वाज़ माय क्वेश्चन, क्यों ऐसा होता है? तो जब मैं बेसिक्स में गया, ठीक है? I understood, okay, this is the concept. So that is what I'm bringing to the table right now to explain you कि भाई ये होता क्या है, ये समझो। थ्योरेटिकली लैंग्वेज वर्ड्स तो हम सम करके निकल जाएँगे। अगर आप ये समझ जाओगे, तो भाई ड्यूरेशन सम्स आपको कभी दिमाग में, मतलब कभी भी आप कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं प्रॉब्लम होगा। आप ड्यूरेशन के सम्स बहुत अच्छे से करोगे। ओनली द पॉइंट इज़ आपको समझना आना पड़ेगा ड्यूरेशन होता क्या है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर मान लो आपने 97 में आज खरीदा, ठीक है? आपको मिलेगा, हो सकता है मैच्योरिटी पे ही 5 साल बाद आपको ₹100 मिलेगा। बट क्या आपको नहीं लगता है आपने जो 97 है बहुत जल्दी कवर कर लोगे? मतलब हर साल आपको ₹6-6 मिलेगा, मतलब 5-6 ₹30 तो पहले ही मिल गया। तो यू आर नॉट वेटिंग फॉर द मैच्योरिटी पीरियड एक्चुअली टू रिकवर द 97। आपको हो सकता है 20% ऑफ द मनी, अगर मान लो ₹6 मिला 97 का, ठीक है? तो आपको कितना मिला? 6% पहले साल ही मिल गया। आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ड्यूरेशन इज़ जस्ट द वेटेड एवरेज ऑफ माई जो भी रिसिप्ट्स है। मतलब ये मेरे को बोलता है, अगर मैंने आज बॉन्ड पे लगाया सपोज़, और बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड है 5 ईयर्स, ठीक है? और मेरा ड्यूरेशन आया 4.5 ईयर्स, मतलब ये मेरे को क्या बोल रहा है, आज अगर मैं पैसा लगाऊँ, तो मेरा साढ़े 4 साल में मेरे को पैसा वापस मिल जाएगा। जितना मैंने लगाया उतना तो मिल ही जाएगा। समझ आया लॉजिक ड्यूरेशन का? दैट इज़ कॉल्ड द मैक्यूलेट ड्यूरेशन। अगर मैक्यूलेट ड्यूरेशन बताया गया है, तो उसका लॉजिक यही है, वो मेरे को बताता है कि भाई मेरा पैसा, मेरा पेबैक पीरियड कब होगा। मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या बताता है? दैट इज़ समथिंग एल्स। मॉडिफाइड ड्यूरेशन बताता है कि भाई अगर बॉन्ड में कुछ इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, मतलब अगर ये मेरा कूपन रेट पहले फिक्स की जगह अगर ये फ्लोटिंग हो जाए, मान लो ये मैं बोलता हूँ 6 की जगह ये मैं बोलता हूँ लीबर रेट, मतलब लीबर का जो हर 6 महीने में रेट होगा, वो मेरे को अ, वो मेरे को मिलेगा। मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ, ठीक है? तो क्या होगा, मेरे को फ्लो फिर मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या बोलेगा, भाई अगर ऐसा कुछ होता है, तो मेरा जो बॉन्ड का प्राइस है, जो मैं 97 में खरीदा, वो जो, क्योंकि बॉन्ड भी ट्रेडेबल होता है बराबर मार्केट में, तो भाई मेरा ये जो 97 का बॉन्ड है, ये कितना इफेक्ट आएगा? मान लो आज 6% चल रहा है, ये 6 की जगह 7% हो गया,
या फिर 5% हो गया, अगर ये हुआ तो भाई मेरा बॉन्ड में क्या चेंजेज आएगा? मेरा बॉन्ड का जो 97 आज जो प्राइस में मैंने खरीदा था, वो बॉन्ड जो 97 में मैंने खरीदा था, उसमें क्या इफ़ेक्ट आएगा? वो जो इफ़ेक्ट क्या आएगा, वो जो निकालता है, दैट इज़ कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन। समझ आया? आया ना? मैक्यूलर ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन समझ में आया। मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या बोलता है? भाई अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, बिकॉज़ सर आप इंटरेस्ट रेट ही क्यों? बिकॉज़ हमें बॉन्ड में पता ही है ना, देयर इज़ ओनली 2 थिंग, प्राइस एंड द इंटरेस्ट रेट। मेरा प्राइस किस पे, क्योंकि बॉन्ड क्या बोलता है, मेरे को गारंटीड इनकम देगा, एक रेट बता के देता है कि भाई ये तेरे को कमाई मिलेगा, हर साल, हर 6 महीने में मिलेगा। तो दैट इज़ एन इंटरेस्ट रेट। अगर वो ऊपर-नीचे होगा, उसके हिसाब से मेरा प्राइस भी बिगड़ेगा, गिरेगा, बिगड़ेगा और बढ़ेगा, बराबर? बॉन्ड का सर प्राइसिंग कैलकुलेशन हम समझेंगे। दैट इज़ नथिंग बट पीवी का कैलकुलेशन सिंपल जो होता है। पीवी का कैलकुलेशन हम क्या करते हैं? फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। तो यहाँ क्या बोलते हैं? बॉन्ड का प्राइस इज़ इक्वल टू कूपन जो मेरे को मिलता है, मतलब ₹6 डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। आर इज़ नथिंग बट द डिस्काउंट रेट, एन इज़ नथिंग बट द टाइम पीरियड। इसका जो आज प्राइस है, आज जो पीवी है, दैट इज़ माय प्राइस। मैंने आज ये बॉन्ड मेरे को इतने में खरीदना चाहिए, दैट इज़ माय प्राइस। मैं बोल रहा हूँ ये, अब मेरे को मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या बोल रहा है, भाई आज अगर मैंने 97 में खरीदा, तो मेरा ये प्राइस कितना ऊपर-नीचे करेगा, वो कौन मेरे को बता के देगा? क्यों वो ऊपर-नीचे करेगा सर? बिकॉज़ ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो मेरे को कौन बताएगा? मॉडिफाइड ड्यूरेशन। सर ऐसा हम इक्विटी में कहाँ नहीं सीखते, नहीं सीखते। हाँ बाबू सीखते। कैसे सीखते? बीटा के हेल्प से। आज अगर मैंने ज़ोमैटो को ₹400 में खरीदा, वो ₹400 कितना ऊपर-नीचे करेगा मेरे को वो कौन बता के देता है? बीटा बता के देता है। सर कैसे? बीटा मेरे को ये बताता है कि बाबू अगर 1% से मार्केट ऊपर-नीचे करेगा, मार्केट, वहाँ पे हम बोलते हैं मार्केट। बीटा हेल्प्स मी टू सेंसिटिवाइज़ माय प्राइस विद द हेल्प ऑफ मार्केट। यहाँ पे मेरे को मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या बोलता है? मॉडिफाइड ड्यूरेशन हेल्प्स मी टू सेंसिटिवाइज़ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट माय प्राइस। समझ आया? हाँ या ना? मॉडिफाइड ड्यूरेशन समझ आया? सर समझ आया, हाँ या ना? आई थिंक इट इज़ अ, इससे ज़्यादा आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिफोर वी गो इंटू वन मोर कांसेप्ट ऑफ बॉन्ड, यहाँ पे और एक कांसेप्ट है ड्यूरेशन। क्या बोलता है ना, ड्यूरेशन बोलता है अज्यूम्स लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है? सर अगर इंटरेस्ट रेट 1% से चेंज होगा, मेरा जो बॉन्ड का प्राइस है वो भी एक सर्टेन अमाउंट से चेंज होगा, उतने ही प्रोपोर्शन से चेंज होगा। ठीक है? ये ड्यूरेशन मेरे को ड्यूरेशन बताता है, ये लीनियर रिलेशनशिप बताता है। मतलब ए और बी साथ-साथ भागेंगे, ए और बी साथ-साथ पीछे आएँगे, ऐसा। ठीक है? मतलब उसको जैसे अ, कैसे मैं समझाऊँ? इट इज़ द सेम प्रोपोर्शन बेसिकली, ठीक है? मतलब होता है ना कि कोई 2 जिगरी दोस्त होते हैं, कि अगर मैं भी 1 रोटी खाऊँगा तो आप भी 1 रोटी खाओगे। सो दैट इज़ समथिंग द प्रोपोर्शन, कि आप जितना करोगे मैं भी उतना ही करूँगा। दैट इज़ समथिंग मेरे को लीनियर रिलेशनशिप बताता है। तो ड्यूरेशन में ये अज़्यूम करता है। बट क्या सर ऑलवेज़ इट इज़ द केस इन बॉन्ड्स? नहीं सर। बिकॉज़ बॉन्ड्स क्या होते हैं, उसके मैच्योरिटी पीरियड पे डिपेंड करता है, उसके कूपन पे डिपेंड करता है, बहुत कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सर मेरे को एक्चुअली प्राइस चेंज नहीं समझ में आएगा। ड्यूरेशन अगर बोलता है मेरे को 5% चेंज होगा, बट ड्यूरेशन अगर मैक्युलर ड्यूरेशन मॉडिफाइड ड्यूरेशन मैंने निकाला, उसके हिसाब से मेरे को बोला कि मेरा प्राइस 5% से चेंज होगा। बट सर वो 5% ही होगा या ऊपर-नीचे होगा, क्या मेरे को समझाएगा? तो मेरे को जो एग्ज़ैक्ट चेंज अगर निकालना है, अप्रॉक्सिमेट निकालना है, तो ड्यूरेशन इज़ द राइट फिगर। सर आप इतना क्यों समझा रहे हो? बाबू एमसीक्यूज़ इट विल गेट टफर एंड टफर, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड करंटली। ठीक है? इंस्टीट्यूट इज़ ट्राइंग टू फ्रेम समथिंग एमसीक्यूज़ पे या क्वेश्चन्स पे, बिकॉज़ हम ग्लोबल लेवल पे compete कर रहे हैं। वी आर competing with ACCA, वी आर competing with CFA, वी आर competing with all the CPA and all the other courses। तो सब कोई ग्लोबल एक स्टैंडर्ड पे चल रहे हैं। सीए इज़ अ होलसम कोर्स, मतलब हम अगर सीए कर लेते हैं ना, हमें सब कुछ आता है। सीए में हमें ऑडिट सीखने मिलता है। आई विल टेल यू वन मोर थिंग, मतलब बिफोर आई विल एक्सप्लेन यू दिस थिंग, बट हम ना सीए को बहुत ज़्यादा बेइज्जत करते हैं, एंड दैट इज़ ओनली आवर फॉल्ट ओनली, हमारा ही गलती है, ठीक है? इट्स नॉट और कोई का फॉल्ट, माने सीए फ्रेटर्निटी के बाहर वाले लोगों का गलती नहीं है, हमारा गलती है। हमारा क्या गलती है सर? हम सीए को बस सीए के जैसे ही देखते हैं, मतलब हम सीए को बस अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। कोई सीएस जो होते हैं, जो आउटसाइड सीए चले जाते हैं, मतलब बिज़नेस जॉइन कर लेते हैं, कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं या और कुछ कर लेते हैं, दे वैल्यू सीए, बट माय पॉइंट इज़ हम उसको रोमांटिसाइज़ नहीं करते सीए को। यू हैव टू सम
मतलब आप जिससे पैसा कमा रहे हो, ठीक है, द ब्रेड एंड बटर यू हैव टू मेक इट वर्दी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सीए में हर कुछ सीखते हैं। हम ऑडिट सीखते हैं, देखो, ठीक है, हम अकाउंट सीखते हैं, हम कॉस्टिंग भी सीखते हैं, हम टैक्सेशन भी सीखते हैं, हम फाइनेंस भी सीखते हैं। अगेन, वी आर नॉट एन एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, बट वी आर एक्सपर्ट इन ऑल दी थिंग्स। मतलब मैं कोई एक सिंगल चीज में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं सब में एक्सपर्ट हूँ। भाई अगर मैं मेरे अब क्यों हमारा प्रॉब्लम क्या होता है? सर अगर हम सब में एक्सपर्ट है तो हमें क्यों वैसी जॉब नहीं मिलती, हम क्यों उतना आगे नहीं बढ़ पाते? द ओनली पॉइंट इज जब हम पढ़ाई करते हैं, हम उसको बहुत, वो जो रोमांटिसाइज होता है ना कि बहुत प्यार से पढ़ना, वो हम नहीं करते हैं। हम बस पढ़ के निकल जाते हैं, भाई मेरा एग्जाम क्लियर करना फोकस रहता है। यस, दैट शुड बी द ओनली गोल कि एग्जाम क्लियर करना, बट वो एग्जाम के 6 महीने पहले, 3 महीना पहले होना चाहिए। जब हम 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर का जब हम 6 म मतलब इंटर के एग्जाम का 3 महीने पहले द गोल इज टू क्लियर द एग्जाम। बट उसके पहले जब हम पढ़ रहे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, मतलब इतना अच्छे से, इतना क्यूरियोसिटी से, भाई वो मेरे को काम आए। आप समझो, जैसे हम क्लास में प्लस 2 में या कुछ में भी, मतलब एकदम बचपन में ए फॉर एप्पल, बी फॉर ये सब सीखते, प्लस मैथमेटिक्स सीखते, वो हमें याद रहता है। बट सीए जब हम करने लगते हैं ना, हमारा आधा चीज भूल जाता है, बिकॉज हमें बस वो रट्टा मारना, ये समझ के एग्जाम क्लियर करना, दैट इज द पर्सपेक्टिव। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, इट इज टू मी आल्सो, कि हम सीए जर्नी को, जो सीए का जो वर्थ है, उसको वैल्यूएबल बनाए। यस, इट इज अ टफ कोर्स, तभी हम सीए है, नहीं तो हम जैसे लोग तो और भी बढ़ जाएंगे। वी आर जस्ट क्या बोलता है, हैंडफुल ऑफ सीएस इन दी मार्केट, ठीक है। ये सही अग्री कि प्रॉब्लम है, जॉब नहीं है। सर प्रैक्टिस करूंगा तो प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, सर कुछ भी करो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। वैसे ही सीएफए का, सो दिस, कोई भी कोर्स, भले ही आप सीएस करो, सीएफए करो, सीए करो, एसीसी, एवरी कोर्स हैज सम वैल्यू। प्लीज मेक श्योर यू टेक मोस्ट आउट ऑफ इट, एंड आई विल ऑलवेज से कि सीए इज द मोस्ट वैल्यूएबल कोर्स। बस द ओनली प्रॉब्लम इज हम उसको अच्छे से कनेक्ट नहीं करते हैं। ये हमारा ही गलती है, ये और कोई बाहर वाले का गलती नहीं है। हमारे सीनियर्स का गलती है, हमारे जूनियर्स का गलती है, और हमारा गलती है। तो हमें एक एफर्ट लगा के ये करना पड़ेगा। वंस यू क्लियर योर एग्जाम, अभी तो ठीक है, आप फोकस करो एग्जाम पे, बट वंस यू क्लियर योर एग्जाम, मेक श्योर कि आपने जो पढ़ा है उसको आपको भाई मेरे को तो लगता है कि मैंने जो भी सीखा है, मैंने सीए से ही सीखा है। बट द ओनली पॉइंट इज वी आर नॉट गुड एट मार्केटिंग व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। हम अपनी जो जर्नी को मार्केट नहीं कर पा रहे। हम ऑडिट पे जाते भाई बहुत कुछ सीखते हैं, कंपनीज कैसे चलती है, कंपनी बिजनेस कैसे करती है, उसके बाद लोग बिजनेस करते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वी आर गुड एट एवरी ईच एंड एवरीथिंग। अगर हमें कोई स्ट्रैटेजी पे ले, तो वी विल बी, मतलब वेरी गुड एट इट। वाई? बिकॉज मेरे को कॉस्टिंग पता है, मेरे को फाइनेंस पता है, मेरे को, हाँ, मेरे को मार्केटिंग थोड़ा नहीं पता, मैं सीख लूँगा। हमें सिखाने का ही तो वो कीड़ा दिया जाता है कि भाई आप सीख सकते हो। अगेन आज आप बोलोगे सर आप स्ट्रैटेजी में फिर हमें लेते क्यों नहीं है? द ओनली पॉइंट इज़ हम उसको उतना एफर्टलेसली पढ़ते नहीं है। हम उसको एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ते, तो अगर कोई केस स्टडी आए तो नहीं बोलते मैनेज, जो भी मेरे, ये जो बेन, ये मैकेंजी वगैरह है, करते क्या है ये लोग? ये जो स्ट्रैटेजी में लेते हैं, मैनेजमेंट में, द ओनली पॉइंट इज़ क्यों रैंकर्स को लेते हैं? वो लोग को लगता है कि रैंकर्स कर पाएँगे। ऑब्वियसली रैंकर्स फिर मेहनत करते हैं इंटरव्यू के एग्ज़ाम के बाद। ऐसा नहीं है कि जो रैंकर्स है उनको सब पता होता है, वो भी हम जैसी पढ़ाई किए होंगे। बट द ओनली पॉइंट इज़ दे गेट अ रूम एंड दे ट्राई टू मेक यूटिलाइज़ आउट आउट ऑफ इट। तो हमें, आई एग्री कि आप, वी ऑलवेज फोकस कि वी विल गेट अ रैंक, बट 50 स्टूडेंट्स ओनली कैन गेट अ रैंक, बट व्हाट अबाउट अदर्स? तो हम सबको मिलके एक एफर्ट डालना पड़ेगा। माइट बी वी डोंट गेट इनटू द एमसीजी पहले, ठीक है, एमसीबी पहले, बट एटलीस्ट हम ट्राई तो करें। कहीं तो पहुँचे हम, एक मिड साइज़ भी पढ़े, बुटीक भी करे, बट कुछ में तो हम जाएँ। दैट इज़ माय रिक्वेस्ट फॉर यू गाइज़ कि भाई कोई भी चैप्टर पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, अंडरस्टैंड द ओवरव्यू ऑफ इट, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? ड्यूरेशन पढ़ रहे थे। तो ड्यूरेशन में हमने ये तो सीख लिया सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है, हमने मैक्यूलर ड्यूरेशन सीख लिया। तो सर जो मेरे को आपने बोला लीनियर रिलेशनशिप अज़्यूम करता, मतलब वो मेरे को अप्रॉक्सिमेट बोलता है। बट मेरे को चाहिए एग्ज़ैक्टली क्या चेंज होगा सर? तो एग्ज़ैक्टली अगर आपको चाहिए तो मेरे को आपको एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है? जो भी प्राइस है, मान लो अगर वो मेरे को ड्यूरेशन के हिसाब से वो 5% आता है, इसमें मेरे को एक एडजस्टमेंट करना करना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट का नाम है कन्वेक्सिटी। मतलब कन्वेक्सिटी बोलते हैं भाई हमेशा जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं हो सकती है, वो नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो मेरे को वो जो नॉन लीनियर इफेक्ट है 0.25 या हल्का सा, मतलब लीनियर क्या बोलता है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? बट इट्स नॉट ऑलवेज द स्ट्रेट लाइन, वो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये जो इफेक्ट है,
ये डिफरेंस मेरे को कन्वेक्सिटी बता के देता है। ये जो डिफरेंस है वो मेरे को कन्वेक्सिटी बता के देता है। समझ आया कन्वेक्सिटी एंड ड्यूरेशन का डिफरेंस? हाँ या ना? समझ आ गया। अब और एक चीज़ पे आते हैं। सर आप इतना कुछ एक बार में, हाँ, आपको एक बार में कांसेप्ट समझने फिर हम समझ जाएँगे। बिकॉज़ रिविजन में वी कांट गो, हम नॉर्मली क्या करते हैं, कांसेप्ट पढ़ते हैं, सम करते हैं, फिर कांसेप्ट पढ़ते हैं, फिर सम करते हैं। ऑब्वियसली वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मैं 5 घंटे में खत्म कर दूँ। दैट विल टेक अराउंड 3 टू 4 और 7 क्लासेस, 6 क्लासेस, ठीक है? टू मेक इट मोर वैल्यूएबल टू यू, बराबर? तो अब हम करते हैं द और एक दो 2-3 चीज़ें छोटे-छोटे बाकी। एक हो गया ज़ेडसीबी। ज़ेडसीबी क्या होता है सर? ज़ीरो कूपन बॉन्ड। ज़ीरो कूपन बॉन्ड नाम से ही पता चल रहा है सर, वो बॉन्ड कूपन नहीं देती है। सर आप ये सब ये छोटे-छोटे चीज़ें भी क्यों बता रहे हो? बिकॉज़ माइट बी वहाँ पे आपको सम नहीं मिले, बट एग्ज़ाम में आ जाएगा एंड यू व्हेन यू विल गो थ्रू योर नोट्स, आपके टीचर के नोट्स जो भी जिससे भी आपने लिया, मेरे से लिया, कोई और से लिया, आप देखोगे भाई सर ज़ेडसीबी तो सर ने कवर ही नहीं किया। इसलिए मैं आई एम ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी वर्ड वेयर इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो ज़ेडसीबी सर अलग क्या होता है? ज़ेडसीबी बोलता है कि भाई मैं आपको हर साल कूपन कुछ नहीं दूँगा। बस आज क्या करो, आप डीप डिस्काउंट में बॉन्ड को खरीद लो। मतलब अगर आप नॉर्मल कूपन वाली बॉन्ड को विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ, अगर वो आज 95 पे ट्रेड हो रहा है, आप ये काम करो ज़ेडसीबी आप 85 में ले जाओ मेरे से। ज़ेडसीबी और नॉर्मल कूपन बॉन्ड में समझ आया? ज़ेडसीबी क्या बोलता है, भाई मैं तेरे को कूपन नहीं दूँगा, बट आप आज जो खरीदोगे उसको डीप डिस्काउंट में खरीद के ले जाओ। तो जो आप डीप डिस्काउंट में खरीदोगे फेस वैल्यू में जब रिडीम करोगे, जो डिफरेंस है उसको आप समझ लो कूपन है आपका। समझ आया? एक चीज़ आता है इम्यूनाइज़ेशन। इम्यूनाइज़ेशन क्या होता है सर? जैसे कि अभी जो मैं भी आपको अभी जो हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है? जो रिविज़न फास्ट ट्रैक रिविज़न सीरीज़ है, दिस इज़ एन इम्यून टू यू गाइज़ टू प्रिपेयर फॉर सीए फाइनल जनवरी 2026। सर कैसे? द पॉइंट इज़ आप अभी पढ़ाई स्टार्ट करो, हो सकता है आपने स्टार्ट कर दिया है। नाउ आपको जो किक स्टार्ट मिलेगा वो ये वीडियोस हेल्प करेंगे, ठीक है? इट इज नॉट द फुल 100% कोर्स, बट मोस्टली इट विल कवर एवरीथिंग एंड ये आपको हेल्प हेल्प करेगा। तो ये आपको एक इम्यून दे रहा है, मतलब क्या? आपको एक ताकत दे रहा है कि टू मूव ऑन, ठीक है? तो इम्यूनाइजेशन मेरे को क्या यहाँ पे फाइनेंस में क्या इम्यूनाइजेशन होता है? इम्यूनाइजेशन इज अ वर्ड। भाई बॉन्ड में जब आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है? आप फ्लोटिंग में लगा रहे हो, मान लो आज 6% है रेट, ठीक है? द लिबर रेट इज 6%, बट कोई गारंटी है कि वो सेम रहेगा? नहीं रहेगा, बिकॉज आप देख रहे हो हर 3 महीने में जब आरबीआई के गवर्नर आ रहे हैं या फिर फेड आ रहा है, हर 6 महीने में 3 महीने में उन लोग रेट कट कर रहा है। तो अगर वो रेट कट करेगा तो मेरा लीवर भी कम हो जाएगा। मतलब देयर इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। क्या रिस्क है वो? कि भाई मेरे को अगर समझो, डिबेंचर मेरे को क्या बोलता है? डिबेंचर मेरे को बोलता है कि भाई जो भी बॉन्ड मेरे को क्या बोलता है? बॉन्ड मेरे को बोलता है कि मैं हर 6 महीने में तेरे को कूपन इनकम दूँगा। यही है कूपन इनकम। तो य मैं सेमी एनुअली पकड़ के चल रहा हूँ। तो ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब मान लो सपोज़ मेरे अब समझो कूपन ₹6 ₹7 मत पकड़ो। मान लो कूपन आपको 6 करोड़ रुपए मिला। टेक अ बिग नंबर। ये 6 करोड़ आपके बैंक अकाउंट में है। आप इसको क्या करोगे? बैंक में रहने दोगे क्या? नहीं, पैसा लगाओगे। बट मान लो जब आपने ये कूपन खरीदा था, जब ये बॉन्ड खरीदा था, तब इंटरेस्ट रेट था 6%। अब जब ये 6 करोड़ आपके अकाउंट में आ गया है, तब मान लो फेड ने रेट कट कर दिया और अभी लिबर हो गया 5%। तो अब जब आप 6 करोड़ ये लगाओगे, तब आपको कौन-सा रेट पे लगाना पड़ेगा? 6% पे या 5% पे? मतलब ये 6 करोड़ आप अगर मान लो सोचो री-इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कौन-सा रेट पे करोगे? 6% पे या 5% पे? ऑब्वियसली 5% पे। मतलब आपको कितना का नुकसान हुआ? 1% का नुकसान हुआ, बराबर? दैट इज़ माय री-इन्वेस्टमेंट रिस्क। मतलब जो मेरे बॉन्ड पीरियड में जो भी मेरे को पैसा मिलेगा, उसको मैं क्या रेट पे री मतलब अगर वो इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो मेरे को नुकसान रहेगा। दैट इज़ कॉल्ड री-इन्वेस्टमेंट रिस्क। सर और एक चीज़ होता है प्राइस रिस्क। सर प्राइस रिस्क क्या होता है? भाई मेरा अगर इंटरेस्ट ऊपर-नीचे होगा, तो मेरा प्राइस भी ऊपर-नीचे होगा। ये हमने देखा कन्वेक्सिटी और ड्यूरेशन समझने के पहले। तो सर मेरे को ये 2 चीज़ का इम्यूनेशन चाहिए। मतलब एक प्राइस रिस्क से मैं कितना बच सकूँ और रीइन्वेस्टमेंट रिस्क से कितना बच सकूँ। तो ये दोनों के लिए जो मेरे को मतलब मेरे को अपना कवर चाहिए बेसिकली, ठीक है? कवच चाहिए बेसिकली। जैसे अभी रेलवे में बोलता है ना कि कवच लगा के दे रहा है, या मेरे को एक सर कुछ हेल्प चाहिए कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। मतलब मैं सेफ सेफ फ़ील करूँ अपने आप को। मुझे सेफ फ़ील करने के लिए दैट इज़ अ इम्यूनेशन ट्रिक। वो क्या होता है नहीं होता हम आगे सीखेंगे। मतलब दिस इज़ द ओनली कांसेप्ट। प्राइस एंड द रीइन्वेस्टमेंट रिस्क समझ आया? ठीक है। लास्ट 1-2 और चीज़ है। एक हो गया रिफंड ऑफ बॉन्ड्स। इसके बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं एंड इट इज़ प्रीटी सिंपल। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 6 मार्क्स का है तो 6 लेना है का, 8 का है तो 8 लेने का।
पूरा मार्क्स। रिफंडिंग ऑफ बॉन्ड सिंपल क्या होता है? सर मैंने सपोज नाउ यू टर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टर टू अ कंपनी, नाउ यू कंसीडर योरसेल्फ एज अ कंपनी श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस हो, ठीक है? आपने कोविड टाइम पे 2021 पे आपने 2021, हाँ, आपने 2021 पे एक बॉन्ड इश्यू किया, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तब इंटरेस्ट रेट आपने दिया 9%। आपने 9% में 100 करोड़ का बॉन्ड इश्यू किया, ठीक है? क्या किया आपने? 21 में आपको पैसा जरूरत था, आपने बोला ठीक है मैं 100 करोड़ का बॉन्ड इश्यू करता हूँ, 9% में कर लिया आपने। अब क्या हुआ? अब आ गए 2025 में। अब बिकॉज़ द इकोनॉमी इज़ न्यू नॉर्मल, नॉर्मल हो गया है, सब कुछ सही चल रहा है, इकोनॉमी इज़ गोइंग गुड, इन्फ्लेशन कम है, सब कुछ कम है। आरबीआई ने रट रेट कट कर दिया। उसके बाद अभी रेट हो गया है 6% मान लो। तो अभी भी जो आपने 9% में इश्यू किया था, मान लो ये 5 साल के लिए आपने किया था। तो मान लो 15 साल के लिए किया था। तो 21 से 15 मतलब 36 तक चलेगा। तो आपको क्या नहीं लगता आप महँगा नहीं दे रहे हो? डोंट यू फील कि आपका फालतू-फालतू 3% एक्स्ट्रा लग रहा है? मतलब आपने जो 2021 में जो बॉन्ड को दिया था, इश्यू किया था, उस पे 9% करके आज भी ब्याज दे रहे हो। बट आज अगर आप मार्केट से पैसा उठाओगे तो आपको 6% में मिल जाएगा। तो आप फालतू-फालतू 3% एक्स्ट्रा दे रहे हो, हाँ या ना? बराबर। तो सर मैं ये कैसे बच सकता हूँ? ये आप कर सकते हो, जो पुराना जो बॉन्ड है उसको वापस कर दो एंड नया बॉन्ड इश्यू करो एट द रेट ऑफ करेंट इंटरेस्ट रेट। सर ये तो फिर आपका साइकिल में घूमेगा। यस, इट इज़ अ साइकिल। आप आज 6% में करो, फिर अगर 4% हो गया 4 में करो, बढ़ गया तो रख दो, ठीक है? दैट इज़ समथिंग। सर बट ये ऑलवेज़ वायबल है क्या? वही आपको निकालना है। आपको यही सम दिया जाएगा कि भाई मैंने पहले कुछ रेट पे इश्यू किया, आज रेट कम हो गया है। आई एम लुकिंग टू और आई एम थिंकिंग ऑफ इश्यूइंग अ न्यू बॉन्ड एंड उसको रिडीम करने का, ठीक है? उसको खत्म करने का मैं चाहता हूँ। तो क्या मेरे लिए वो वायबल होगा? वायबल तभी होगा अगर आपका सेविंग है। मतलब अगर मान लो आपका सिंपल यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन में मेरे को दिख रहा है सेविंग है। कैसे? कि मैंने 9 में इश्यू किया था, आज मार्केट पे अगर मैं इश्यू करूँ तो 6, तो 3% का मेरे को सेविंग है। तो सर हर में तो सेविंग होगा। नहीं बाबू, हर में नहीं होगा, बिकॉज़ व्हेन आई एम इश्यूइंग अ बॉन्ड या फिर आई एम रिफंडिंग अ बॉन्ड, ठीक है? बेसिकली बॉन्ड को मैं क्लोज़ करूँ तो देयर आर सम एक्सपेंसेस। क्या एक्सपेंसेस? सर फ्लोटिंग कॉस्ट है, पेपर वर्क है, बहुत कुछ है। तो सारे खर्चे मिला के मेरे को देखना है वायबल है या नहीं है, बराबर है? समझ आया कि ये चीज़ रिफंडिंग ऑफ बॉन्ड का कांसेप्ट, हाँ या ना? सर और एक चीज़ होता है यील्ड कर्व। सर आप एक-एक चीज़ करके बहुत बोल रहे हो। बस और 10 मिनट रुक जाओ, हो जाएगा। यील्ड कर्व। यील्ड कर्व क्या होता है सर? यील्ड कर्व इज़ अ कर्व और अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो मेरे को बता के देता है टाइम वर्सेस यील्ड में। मतलब टाइम के हिसाब से मेरा यील्ड कैसा जा रहा है। अगर यील्ड कर्व ऐसा है मतलब इफ अपवर्ड स्लोपिंग, एज़ एंड व्हेन टाइम पासेस, मतलब जितना बॉन्ड का ड्यूरेशन, जितना टाइम ज़्यादा होगा, मैच्योरिटी जितना ज़्यादा होगा, मान लो ये 1 साल का बॉन्ड है, ये 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है। अगर अपवर्ड स्लोपिंग है मतलब जैसे-जैसे जितना लॉन्गर बॉन्ड का मैच्योरिटी है, उतना यील्ड ज़्यादा है। मतलब 1% के लिए मान लो 7% है, 2% के लिए मान लो 9 है, 3% के लिए मान लो 12 है, 4% के लिए मान लो 17 है। मतलब जैसे-जैसे बॉन्ड का टाइमिंग मैच्योरिटी पीरियड ज़्यादा है, वैसे-वैसे यील्ड आपका ज़्यादा मिलेगा। दैट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होगा सर? जैसे-जैसे टाइम ज़्यादा है, वैसे-वैसे यील्ड कमते जा रहा है। फ्लैट मतलब फिक्स रहेगा। भाई कितने भी टाइम का लो, 5 साल का लो, 10 साल का लो, 3 साल का लो, आपका रेट सेम ही है। समझ आया? हाँ या ना? यील्ड कर्व समझ आया? ठीक है। सर यील्ड कर्व समझ आ गया। और एक चीज़ है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ये नाउ बॉन्ड में 2 तरह का चीज़ होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, एक हो गया शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में हम डिबेंचर या बॉन्ड्स बोलते हैं उसको। शॉर्ट टर्म में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। उसमें क्या-क्या आता है? कमर्शियल पेपर आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आ गया, इन्वेस्टिंग रेपो बोरिंग आ गया, रिपर्चेज एग्रीमेंट, रिवर्स रिपर्चेज एग्रीमेंट, ये सब आ जाता है। समझ आया? सो दीज़ आर, ये कौन करते हैं शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स? ये बेसिकली बैंक्स लेते हैं, ठीक है? फॉर मतलब खुद में ट्रेड करने के लिए एंड बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस इस पे काम करते हैं। मतलब हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये नहीं होता है। हम जैसे लोगों के लिए बॉन्ड्स और डिबेंचर्स ही होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट नहीं होता है, बिकॉज़ वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है एंड द टाइमिंग इज़ इन्वॉल्व्ड। सर बट अभी जो ज़ीरोधा या कॉइन में जो हम ट्रेज़री बिल्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, येस अभी आ गया है बट पहले नहीं होता था। नाउ यू कैन ऑब्वियसली इन्वेस्ट इन दी 180, 91 डेज़ ट्रेज़री बिल, बट पहले नहीं हो सकता था। ठीक है? बिकॉज़ ऑफ डिजिटलाइज़ेशन एंड ऑल दीज़ थिंग्स नाउ यू कैन इन्वेस्ट। बट अगेन अ मेजर मतलब वी आर अ हैंडफुल ऑफ पर्सन्स, ठीक है? हम बहुत बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। द रिटेल इन्वेस्टर्स ऑफ दिस पार्टिसिपेशन इज़ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट
आई वुड से नील और लेस देन 5%। ठीक है, समझ आया इतना? सिक्योरिटी वैल्यूएशन का ये कंसेप्ट समझ आए अभी तक? कोई भी डाउट? और एक चीज है, वो मैं थियोरी है आपका बॉन्ड का, वो मैं बता दूंगा, फिर विल गो इनटू स्ट्रेट अवे द सम्स। बट और एक चीज है, मैं बीच में क्या करूंगा बिफोर while we'll do the sums of security valuation, बीच में मैं आपको जब भी इक्विटी का कोई क्वेश्चन आएगा, मेरे को आपको तीन चीज समझाना है। एक हो गया सिक्योरिटी एनालिसिस का फंडामेंटल, टेक्निकल एंड जो ईएमएस थ्योरी वगैरह है। सर क्यों समझाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया तो इट विल बी डिफिकल्ट। वो करने के बाद हम उसका रियल आपका प्लस माइनस वाला रन टेस्ट वगैरह कर लेंगे। सिक्योरिटी वैल्यूएशन के ऑलमोस्ट 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 से 27 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं टोटली। ठीक है, अराउंड फ्रॉम 70 टू 80 क्वेश्चंस। हमारे बुक में अभी तक हमने 57 या 58 क्वेश्चंस ही अभी तक रखे हैं, बट फ्रॉम ऑल द बकेट 70 क्वेश्चंस है अपना सिक्योरिटी वैल्यूएशन में। वहां से मैंने ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन सिलेक्ट किया, प्लस इसके साथ हम दो क्वेश्चन और करेंगे ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। देन आर दिस पोर्शन, दिस सिक्योरिटी वैल्यूएशन प्लस एनालिसिस पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिफोर वी गो इनटू सम जो लास्ट टॉपिक है, द थ्योरीज ऑफ द बॉन्ड्स। ठीक है, फंड ये थ्योरीज क्या क्या होते हैं ये समझ लो। पहला थ्योरी होता है एक्सपेक्टेशन थ्योरी। सेकंड थ्योरी होता है मेरा प्रेफर्ड हैबिटेट थ्योरी। थर्ड थ्योरी होता है मेरा लिक्विडेशन थ्योरी। ठीक है, तीन तरह के थ्योरीज होते हैं। पहला एक्सपेक्टेशन, सेकंड प्रेफर्ड हैबिटेट, थर्ड हो गया लिक्विडेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब क्या भाई, जो मेरा बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो डिमांड सप्लाई से खेलेगा। मतलब मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, मार्केट डिटरमाइन करेगा इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए। समझ आया एक्सपेक्टेशन थ्योरी क्या बोलता है? एक्चुअली वो फैक्ट भी है, मैं और आप डिसाइड करेंगे भाई मेरा इंटरेस्ट रेट क्या। जैसे हम जोमेटो कोई भी इक्विटी आप कहीं पे भी देख लो, हम वैल्यू तो कर लेते हैं, बट क्या वैल्यूएशन से चलता है? एशियन पेंट्स देख लो, टाटा एलेक्सी देख लो, रिलायंस देख लो, कोई भी बड़े कंपनी, एमआरएफ देख लो, अ, और एक कौन सा वो कोई भी कंपनीज को देख लो आप, वैल्यूएशन से कभी भी द प्राइस डजंट मैच, और मोस्टली डजंट मैच। सर भाई व्हाई? तो वैल्यू तो आप सही निकाले हो, बट द प्राइस जो आज चल रहा है दैट इज बेसिस ऑन व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, और हमारा वो स्टॉक को लेके परसेप्शन क्या है। मान लो आज एशियन पेंट्स 2200 2500 चल रहा है, बट अगर आप कैलकुलेट करोगे आपको 400 से 800 रुपए, 1000 रुपए तक वैल्यूएशन आएगा उसका। ठीक है, अगेन डिपेंड्स केस टू केस बेसिस, बट 1000 तक आएगा। तो सर क्या 1000 ही आ जाएगा, वो प्राइस आएगा क्या? माइट भी आए, माइट भी नहीं है, तब सर मैं क्या क्या करूं? आई डोंट नो, माइट बी यू वेट और यू कैन इन्वेस्ट। ठीक है, बट सर ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द परसेप्शन। मतलब मैं और मार्केट सोचते हैं कि भाई एशियन पेंट्स को 2500 में ट्रेड करना चाहिए, तो करेगा। जैसे 3200 3300 से वो 2500 2000 आया, मेरे को लगा था शेयर प्राइस गिरना चाहिए, तो मैंने गिराया। मतलब मार्केट ने गिराया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक्सपेक्टेशन थ्योरी बोलता है भाई डिमांड सप्लाई मार्केट उस कंपनी का या उस मैच्योरिटी पीरियड का, जब हम फिक्स इनकम में बात करते हैं बॉन्ड में, उस मैच्योरिटी पीरियड का क्या डिमांड सप्लाई, उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट होगा। परसेप्शन क्या है उसके हिसाब से होगा, बराबर ऐसा ही बोलता है। तो दैट इज करेक्ट। प्रेफर लिक्विडेशन थ्योरी क्या बोलता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करते हो, 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल वाले बॉन्ड्स पे इश्यू करते हो, तो उसमें एक लिक्विडिटी प्रीमियम होनी चाहिए। करेक्ट है ना? बिकॉज़ आज मैं अगर 30 साल के बॉन्ड पे लॉक इन, जैसे आप कोई भी आप अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है? अगर मान लो जैसे आप कोई भी एफडी पे इन्वेस्ट करोगे, तो क्या होता है वहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं, कॉलेबल, एक नॉन कॉलेबल। नॉन कॉलेबल मतलब लॉक इन, आप उसको पैसा को मैच्योरिटी के पहले नहीं निकाल सकते हो। तो अगर मैं कोई पैसा लगा रहा हूँ, मान लो 5 साल के लिए मैंने एफडी किया है, कॉलेबल पे तो क्या मैं कभी भी निकाल लूँगा, तो वो लिक्विडिटी फैक्टर प्ले नहीं करेगा। बट अगर मैं नॉन कॉलेबल पे करता हूँ, मान लो चलो 5 साल कॉलेबल वाले में भी करेगा, बट फिर भी मेरे पास एक चांस है मैं पैसा निकाल लूँगा। बट नॉन कॉलेबल में तो लॉक इन हो गया, तो मेरे को उसके लिए कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए। दैट एक्स्ट्रा इज़ माय लिक्विडेटिंग फैक्टर। दैट एक्स्ट्रा इज़ माय लिक्विडिटी फैक्टर। समझ आया? ठीक है, समझ आया। तो प्रेफर्ड हैबिटेट थ्योरी क्या होता है? प्रेफर्ड हैबिटेट मतलब everyone is not willing to buy a security or a FD or a bond or a debenture for 1 year। मतलब जैसे इक्विटी मार्केट में क्या होता है, देयर इज अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर्स, कोई होते हैं शॉर्ट टर्म, कोई होते हैं लॉन्ग टर्म, कोई होते हैं मीडियम टर्म। नाउ फॉर
वॉरेन बफेट ऑफ फॉर एंड बाई एंड होल्ड स्ट्रेटेजिस्ट, उनके लिए 3 साल इज नॉट अ शॉर्ट लॉन्ग टर्म, दैट इज अ शॉर्ट टर्म. उनके लिए 5 to 7 years और 10 years इज अ लॉन्ग टर्म जर्नी. बट फॉर अ पर्सन लाइक any of the fund managers, ठीक है, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, उनके लिए लॉन्ग टर्म इज 3 years, शॉर्ट टर्म इज 1 year और 1 year लेस देन दैट. तो प्रेफर्ड हैबिटेट क्या बोलता है भाई, सब कोई फॉर एवरी मैच्योरिटी या फॉर एवरी बकेट देयर आर पॉकेट ऑफ कस्टमर्स. हर एक चीज के लिए पॉकेट ऑफ कस्टमर्स है. मतलब 5 साल वाले बॉन्ड लेने के लिए भी लोग हैं, 10 साल वाले के लिए भी हैं, 1 साल के लिए भी है, 7 साल के लिए भी है. तो वो डिसाइड करेंगे क्या होएगा. समझ आया. 5 साल वाले जो लोग हैं वो 10-15 लोग हैं, उन लोग डिसाइड करेंगे क्या होगा. 10 साल वाले क्या है वो डिसाइड करेंगे, 1 साल वाले क्या है वो डिसाइड करेंगे. तो प्रेफर्ड हैबिटेट बोलता है भाई, पहला तो बात है यू कांट जनरलाइज ऑल द मैच्योरिटी पीरियड्स. मतलब 1, 5, 10, 15, 20, 30 सबको जनरलाइज नहीं कर सकते हो. ठीक है. तो हर एक जो मैच्योरिटी पीरियड है, हर एक के कस्टमर्स, हर एक के इन्वेस्टर्स अलग अलग होंगे, तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट होगा. अगेन ऑल दी थ्री आर लॉजिकल सर, तीनों क्या मार्केट पे प्ले करता है. यस, द मार्केट में इंटरेस्ट रेट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स. समझ आया. अभी तक के लिए तो हमारा थ्योरी पोर्शन और द कंसेप्चुअल पोर्शन हमारा इट्स फाइन. ठीक है. नाउ विल स्ट्रेट अवे गो टू द सम्स. सर हम जब सम्स करेंगे ना, हम सम्स में क्या करेंगे, जब हम सम्स को करेंगे तब हमारा पॉइंट ये रहेगा कि हम सम्स करें और उस पे जो भी एडिशनल और भी जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर करें. एंड बीच में जैसे मैंने बताया सिक्योरिटी एनालिसिस को मैं कवर करूंगा. ठीक है, इतना समझ आया. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सम्स. क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या बोलता है, अ कंपनी हैज अ बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ 137.80. सर बुक वैल्यू क्या होता है, जो मेरे बैलेंस शीट में जो इक्विटी का प्राइस है, द बुक वैल्यू जो है वो है. अब कंपनी हैज अ बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ 137.80, कैसे निकालता है वो मेरे को कमेंट्स में बताओगे आप. यहाँ आय नहीं है बट बुक वैल्यू कैसे निकालता है वो मेरे को बताओगे. इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी इज 15% एंड इट फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ रिटर्निंग 60% ऑफ इट्स अर्निंग. इसका मतलब क्या, मतलब अगर मैंने 100 रुपया लगाया होगा जोमेटो में, तो उसका 15% मेरे को वो कमाई देके देता है. मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई इक्विटी. नेट प्रॉफिट मतलब कंपनी ने कितना कमाया, इक्विटी मतलब मैंने उसमें कितना इन्वेस्ट किया, वो है था 15%. एंड इट फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ रिटर्निंग 60% ऑफ इट्स अर्निंग. मतलब अगर कंपनी 1 रुपया कमाती है तो उसका 60% वो रिटर्न कर लेती है, तो डिविडेंड वो कितना देती है, 40% बराबर. मतलब अगर कंपनी 1 रुपया कमाती है, वो 60, अगर कंपनी 100 रुपया कमाती है तो वो 60 रुपये अपने बैंक में ही रखती है एंड 40 रुपये हम जैसे लोगों को दे देती है, शेयर होल्डर्स को. इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18%, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी रेट इट एज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और अनएक्सपेक्टेड रिटर्न. 18%, मतलब वो कहीं पे भी इन्वेस्ट करेगा तो मिनिमम उसको 18% रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए. कंप्यूट is the price of the share today using both dividend growth model and Walters model. तो बोलता भाई उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब उसका जो आर है, जो डिस्काउंट रेट है वो 18% है, उसके हिसाब से मेरे को प्राइस निकाल के बताओ. गॉर्डन मॉडल, जो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एंड वोल्टर मॉडल, उसका फॉर्मूलाज हम देख लेंगे. तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल जो है, जो ग्रोथ गॉर्डन जो मॉडल है उसका प्राइस, उसका जो फॉर्मूला क्या बोलता है, आज का वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाय द आर माइनस जी. आर क्या होता है, आर मेरा है डिस्काउंट रेट और द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो मेरे को दिया हुआ 18%. ठीक है. मेरे को क्या क्या निकालना है, मेरे को डिविडेंड निकालना है और मेरे को ग्रोथ रेट निकालना है. ठीक है, तो मेरे को पहले देख लो, मेरे को ये बताओ आप कि अर्निंग पर शेयर क्या होगा कंपनी का. कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर है मेरा बुक वैल्यू पर शेयर इंटू आरओई. निकाल सकते हैं हम बराबर. अर्निंग पर शेयर क्या होता है, मतलब नेट प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ शेयर्स बराबर. मेरे को ड्यू पॉइंट वाला एनालिसिस आपको पता है, नहीं पता तो अभी रहने देते, बस ये याद रखो ईपीएस कैसे निकलता है, बुक वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी. तो यहाँ से मैंने ईपीएस निकाल दिया. अब मेरे को क्या बोला, इसका 60% वो रिटर्न करता है तो 40% देता है, मतलब 20.67 इंटू 0.4 दैट इज 8.268, मतलब 8.27 वो क्या करता है, डिविडेंड दे देता है. ग्रोथ कैसे निकलेगा, हमें पता है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, हमें पता है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला, दैट इज जी इक्वल्स टू बी इंटू आर. बी क्या होता है, मैंने कितना रिटर्न किया, मैंने रिटर्न किया क्या 60%, और मेरा आरओई कितना है 15%.
तो 0.6 दैट इज 9%, मतलब मेरा ग्रोथ रेट है 9%। समझ आया? हमने क्या क्या निकाला? हमने निकाला अर्निंग पर शेयर क्या होता है, हमने सर निकाला वैल्यू क्या होता है, और हमने निकाला ग्रोथ क्या होता है। तो आप वैल्यू में पुट कर देते हैं। वैल्यू में क्या आएगा, मेरा डिविडेंड आएगा 8.27, के ही मेरे को 18% कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता था 9, तो मेरा पी जीरो प्राइस है क्या 91.89। वॉल्टर के हिसाब से प्राइस बताओ। वॉल्टर का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड प्लस रिटर्न ऑन इंटरनल रिटेंशन डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ अर्निंग्स माइनस डिविडेंड एंड डिवाइडेड बाय द आपका कैपिटलाइजेशन रेट। निकालो क्या क्या होता है। मेरा डिविडेंड मेरे को बोला 8.27, मेरा जो आपका रिटेंशन क्या नाम है, इंटरनल रिटेंशन वो कितना है, आरओई। इंटरनल रिटेंशन इज नथिंग बट रिटर्न ऑन इक्विटी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे को 18% बोला था। अर्निंग्स बोला था मेरे को 20.67 माइनस माई डिविडेंड 8.27, that is my 12.4, 12.4 multiplied by 0.15 divided by 0.18, तो मेरा ये जो चीज है ये आ जाएगा मेरा 10.33 एंड डिविडेंड इज ऑलवेज 8.27 दिया वही है। तो 10.3 प्लस 8.27 दैट इज माई 18.57 डिवाइड बाई 0.18, डिवाइड बाई 0.18 दैट इज माई 103 रुपीज। तो सर मेरा प्राइस देखो 103, हाँ। तो मेरा सर डिविडेंड के गॉर्डन के हिसाब से मेरा प्राइस आ रहा है 91, वोल्टर के हिसाब से मेरा प्राइस आ रहा है 103। सर मैं कौन सा प्राइस लूं? नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वेटेड एवरेज प्राइस लेते हैं, ठीक है। मतलब किसको वो इंपॉर्टेंट देते हैं, वो अगर डिविडेंड वोल्टर वाले को देते हैं 50%, तो उस पर एक वेटेज देंगे। जैसे हमने क्वेश्चन किया था ना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वो बीटा वाला सिनेरियोस, डिफरेंट सिनेरियोस, ग्रोथ, गुड बैड, वैसा वाला जो एनालिस्ट वाला हमने एग्जांपल लेते हैं, सेम चीज है। समझ आया? इसमें कुछ नहीं था, इसमें बस देयर आर टू फार्मूलाज। क्या क्या फार्मूला, एक डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का, एक था वोल्टर अप्रोच। वोल्टर अप्रोच, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल तो हमारे क्या बोलते हैं खून में ही रहता है, हम नॉर्मली उसको मतलब इट्स वेरी इजी टू इंटरप्रेट और टेल, बट वोल्टर वाला थोड़ा हम अनकॉमन रहता है, उसको थोड़ा देख लेना। समझ आया? चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। एबीसी लिमिटेड शेयर्स आर करेंटली सेलिंग एट 13%, मतलब आज 13 रुपए पे चल रहे हैं, उसका 10 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। द फर्म इज प्लानिंग टू रेज 20 लाख टू फाइनेंस अ न्यू प्रोजेक्ट। कंपनी 20 लाख रुपए मार्केट से पैसा उठाना चाहती है कोई भी कंडीशन के लिए। क्यों? बिकॉज उसको एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। क्या करना है? एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है। व्हाट आर द एक स्ट्राइक प्राइस ऑफ शेयर्स एंड द वैल्यू ऑफ अ राइट, मतलब कंपनी का एक स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, शेयर्स का वैल्यू क्या होगा राइट का। अगर द फर्म ऑफर्स वन राइट शेयर फॉर एवरी 2 शेयर सेल्स, मतलब अगर आपके पास 2 शेयर है, उसके बदले आपको एक नया शेयर मिल रहा है, तो क्या होगा आपका वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ राइट, और एक स्ट्राइक का प्राइस। सेकंड, द फर्म ऑफर्स वन राइट शेयर फॉर एवरी 4 शेयर सेल्स, 4 है तो आपको एक मिलेगा, तो क्या होगा ये मेरे को बताना है। थर्ड, हाउ डज दिस शेयर होल्डर्स वेल्थ होल्डिंग 100 शेयर चेंज फ्रॉम 1 to 2, मतलब अगर आपके पास 100 शेयर है तो 1 में जो होता है और 2 में क्या होता है, क्या चेंज होगा, एंड आपका वेल्थ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ये बताना है, कितना हो रहा है ये बताना है। ये क्वेश्चन क्या चीज का है सर, वैल्यूएशन ऑफ राइट्स का क्वेश्चन है। मार्क इट एज इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे कम क्वेश्चन है वैल्यूएशन ऑफ राइट के, तो देख लेना। सर राइट इशू होता क्या ये बताओ मेरे को, हमने इंटर में भी पढ़ा है, फाइनल ऑब्वियसली वी नो, अकाउंट्स अकाउंट्स में हम पढ़ते ही हैं कि राइट इशू क्या होता है। सर राइट इशू वो इश्यूज हैं जो आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है बाय द कंपनी। क्यों दिया जाता है? पहला तो टू कीप द परसेंटेज प्रोमो, मतलब आपका जो ओनरशिप परसेंटेज है, टू कीप इट इंटैक्ट। सेकंड, नॉर्मली कब करते हैं लोग, कभी भी कर सकते हैं। राइट इशू जनरली होता है कंपनी को जब पैसा रेस करना होता है, कंपनी बाहर वाले एग्जिस्ट न्यू शेयर होल्डर्स के जाने के पहले आपके पास आती है, बोलती है कि भाई मैं भी आपको ऑफर देता हूँ, अगर आपको पैसा देना है, अगर आपको नए शेयर होल्डर्स लेने, नए शेयर्स लेने हैं टू कीप योर परसेंटेज ओनरशिप इंटैक्ट, तो आप ले सकते हो। वी आर गिविंग अ डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस क्योंकि पहले से वो है, और अगर सेम प्राइस होगा तो माइट भी वो नहीं ले, तो उसको पैसा रेस करने से मतलब है, बराबर। समझ आए? अब वैल्यूएशन ऑफ राइट क्यों करता है, जैसे अपना बंसल सब है, ठीक है। लेंस कार्ट वाला जो एग्जांपल है, लेंस कार्ट में अभी क्या हुआ, मान लो लेंस कार्ट का बंसल सबके पास नॉर्मली लेंस कार्ट का 1 लाख शेयर्स एक न्यू शेयर्स है, ठीक है। बंसल सबके पास इसका 50,000 है, तो परसेंटेज ओनरशिप कितना हुआ, 50%, बराबर। अब मान लो वो आईपीओ लेके आ रहे हैं, आईपीओ लाके वो 70,000 नए शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो अभी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए मार्केट में, 1,70,000। मान लो बंसल सबके पास ओनली 50,000 पहले भी थे, आज भी 50,000 ही है, तो अब इनका परसेंटेज क्या हो गया, 50 के बाई 1.7,
1,70,000 के, मतलब 50/170 दैट इज 29.41%। भाई उसने कुछ नहीं किया, बंसल साहब का कोई गलती नहीं है, उसने ना कोई शेयर बेचा ना कुछ हुआ, बस लेंसकार्ट को मन हुआ, वो आईपीओ लेके आ गए, सीधा उसका 50% से जाके उसका होल्डिंग कितना कम गया, 29.41। उस इससे क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ सर, क्यों हो सकता है ना, अच्छा ही है कम गया। भाई इससे क्या हो गया, आपका शेयर परसेंटेज डाइल्यूट हो गया, मतलब आपका जो एक अब अ, औहदा था, मतलब आपका जो एक रुतबा था वहाँ पे कम हो जाएगा, बराबर? टू कीप इट इंटैक्ट, मतलब मैं कोई भी डिसीजन ले पाऊँ, ये सब कर पाऊँ, उसके वजह से आपको मैं क्या बोल रहा हूँ अब, भाई आप राइट इश्यू कर लो। अभी कंपनी ने क्या किया, जैसे 3 महीना पहले किया भी था, बंसल साहब ने लिया था, उसको राइट इश्यू बोलो, कुछ भी बोलो। उसने क्या किया भाई, मेरे को 50% ही अपना रखना है, तो कितना शेयर उसको और मिलना चाहिए? तो 1,70,000 नया शेयर्स हो गया, मल्टीप्लाई बाय 50%, मतलब उसके नए शेयर होल्डिंग का नंबर ऑफ शेयर्स होना चाहिए 85,000। तो नया कितना उसको इश्यू करे, 35 के, टू मेक द परसेंटेज अगेन बैक टू 50%। समझ आया, यस और नो? हाँ सर समझ आया। अब क्वेश्चन समझते हैं, लॉजिक समझ आया राइट इश्यू का, ठीक है। तो राइट इश्यू में मेरे को यहाँ पे कंपनी ये बोलता, ये बोलता है मेरे को कि भाई मैं इश्यू करके दूंगा, मेरे को बताओ। द फर्म ऑफर्स वन राइट शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। अगर कंपनी के पास आज नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 10 लाख, 10 लाख में बोलता भाई 10 लाख इंटू द एक्सचेंज रेशियो कितना, वो 1/2, मतलब कंपनी बोलती मैं नया 5 लाख शेयर इश्यू करूंगी। कंपनी कितना पैसा उठा रही है, 20 लाख, बराबर? तो कंपनी का प्राइस पर शेयर क्या प्राइस होगा, 20/5 लाख, तो मतलब कितना होगा, 4 रुपया पर शेयर, बराबर? तो आफ्टर द इशू कंपनी का नया शेयर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हो गए, 10 + 5 दैट इज 15 लाख। समझ आया? अब हमें निकालना क्या, वैल्यू ऑफ एक स्ट्राइक प्राइस कैसे निकलते हैं, आपका एग्जिस्टिंग बिफोर द इशू, आपका क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन है, प्लस आपने कितना पैसा उठाया फ्रेश इशू, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यू आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आपका था 13 इंटू 10 लाख, 1,30,00,000 प्लस 20 लाख आपने उठाया, डिवाइडेड बाई 15 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपका एक स्ट्राइक प्राइस होगा 10 रुपया। तो अब आपका राइट का वैल्यू कितना होगा, मतलब कीमत कितना होगी, कीमती कितने हैं। आज आपका भाव है 10 रुपया चल रहा है, आपने खरीदा 4 रुपया पे, मतलब एक शेयर आपको 6 रुपया कीमती है, बराबर? कीमत कीमती बेसिकली है। तो वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर, ये तो 6 रुपया हुआ 2 शेयर का, तो पर शेयर का क्या 6 बाई आपका जो भी एक्सचेंज रेशियो था 1/2, मतलब 3 रुपया पर शेयर। सेम आप करोगे फॉर्म 4 वाले के लिए, इस पे क्या करोगे, बस क्या कर दोगे, डिवाइड बाई 4। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज द शेयर होल्डर्स वेल्थ होल्डिंग शेयर्स 100 शेयर्स चेंज। तो भाई मेरे पास 100 शेयर्स थे, तो मैंने कितना दिया, मेरा आज वैल्यू क्या हो गया, भाई मेरे पास 100 शेयर्स थे, मेरे को इसका 1/2 रेशियो, मतलब पहले वाले में 50 मिला, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आज मेरे पास 150 हो गए। इसका प्राइस है 13 रुपया करके, मतलब सॉरी, इसका प्राइस क्या होगा, 10 रुपया, वैल्यू ऑफ राइट, ठीक है। तो मेरे पास 150 शेयर्स थे, तो 10 रुपया हो गया, मतलब 1500 रुपया मेरा वैल्यू है। मैंने कितना पेमेंट किया उसको एक्स्ट्रा, मैंने उसको दिया 50 शेयर्स के लिए 4 रुपया करके दिया, मैंने 200 रुपया, तो मेरा फायदा कितना होगा, 1300 रुपया। सेम है, बराबर? वैल्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू क्या हो गया, 15 इंटू 10 माइनस माई एक्वायरिंग राइट 1300। सेम चीज मेरा उसके लिए भी होगा, फोर शेयर होल्डर के लिए भी निकालूंगा। तो मैंने दिखा दिया, देयर इज नो चेंज इन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम 1 and 2, मतलब आप 2 के बदले 1 दो, 4 के बदले 1 दो, भाई मेरा वेल्थ 1300 रुपये ही बढ़ेगा। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज मार्केट डाउन वैल्यूएशन ऑफ राइट, बहुत कम सम से इसके, तो इट इज इजी फॉर यू, इट विल बी इजी फॉर यू बेसिकली, ठीक है? समझ आया? अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सर। क्वेश्चन 3, यस, एमएनपी has declared and paid annual dividend of 4 shares, please mark it। डिक्लेयर्ड मैंने अभी डिक्लेयर किया, एंड पेड, पेड मतलब पेमेंट कर दिया, जब भी बोल दिया पेड, वहां पे आप मान लोगे उसको D0, मतलब आज पेमेंट कर दिया है। सर इतना क्यों उस पे एम्फोसिस दे रहे हो, इट इज रिक्वायर्ड। आप देखोगे सम्स में मतलब थोड़ा वेग नेचर रहेगा, कुछ भी होगा, इसलिए वो बेटर रहेगा। जब भी पेड बोल देगा उसको कंसिडर करेंगे कि भाई आज उसने पेमेंट दे दिया है, मतलब दैट यू विल कंसिडर टुडे, ठीक है। जब भी अगर टुडे बोलोगे तो मतलब आप बोलोगे D0, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 20% फॉर द नेक्स्ट 2 years एंड 10% देयर आफ्टर, मतलब इसके बाद जब भी ऐसे क्वेश्चन चाहिए, मेक अ टाइमलाइन 0 1 2 3, क्या बोलता है, आज इसने क्या दे दिया, 4 रुपया दे दिया, अगले 2 साल तक क्या बोलता है, 20% से ग्रो करेगा ये डिविडेंड। फिर बोलता है उसके बाद से 10% ग्रो करेगा, बराबर?
द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर इज 15%, मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15%। कंप्यूट द करंट प्राइस एट विच द इक्विटी शेयर शुड सेल, आज के भाव पे ये बिकना चाहिए, मेरे को प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है 15%, इन शेड्यूल आज का अच्छा हो गया, दे देता है। आपको याद है मैंने एक क्वेश्चन आपको पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था जब मैंने जोमेटो का एग्जांपल लिया था कि भाई कि भाई 0 1 2 3 यहाँ पे 10 से 12% ग्रो करेगी कंपनी, उसके बाद से 2 6% ग्रो करेगी। तो मैंने आपको बोला था क्यों हम 10 बार-बार इतना करते? क्यों डायरेक्ट 6% से ग्रो नहीं करा देते? क्या फ़ायदा, मतलब क्या नुकसान होता है? तो पहले समझो डिविडेंड का इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? अगर इसके पहले हमें एक चीज़ और सीखना है, डिविडेंड जो हम निकालते हैं, हम बोलते हैं वी कंसीडर्ड ग्रोथ 3 तरह के हो सकते हैं। एक हो गया नो ग्रोथ, एक हो गया कांस्टेंट ग्रोथ, एक हो गया मल्टी ग्रोथ। सर क्या होता है समझाओ ना थोड़ा, समझो। नो ग्रोथ मतलब कंपनी अगर आज ₹10 दे रही है, सारी ज़िंदगी आपको ₹10 करके देगी। कोई चेंज नहीं होगा, वो 10 का 11 नहीं होगा, 10 का 9 नहीं होगा, बराबर? तो अगर ये है तो आपका वैल्यू क्या होगा? तो आज आप अगर कंपनी मान लो हर साल आपको ₹10 दे रही है, तो उसके हिसाब से आज आपका प्राइस क्या होना चाहिए? प्राइस होएगा मेरा जो डिविडेंड है डिवाइड बाय मेरा केई, तो डिविडेंड है 10, मान लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0.15 है, तो मेरा हो जाएगा 10 बाई 0.15, दैट इज 66.67। ये मेरा नो ग्रोथ, माने अगर कंपनी ग्रो नहीं करेगी, आज कंपनी का प्राइस 66.67 होना चाहिए। सेकंड है कांस्टेंट ग्रोथ, अगर मान लो यही कंपनी ₹10 आज दी है, ये हर साल 6% करके ग्रो करे 2% करके ग्रो करेगी 1.02, सॉरी 6% ही पकड़ते हैं, तब एग्जांपल सही समझ आएगा। कंपनी क्या करेगी 10 इंटू 1.02 मतलब हर साल वो 6% से उसका ग्रोथ होगा, मतलब आज अगर ₹10 दिया है, अगले साल ₹10 60 पैसा देगा, उसके अगले साल उसका 6% ग्रो करेगा, ऐसे करके। तो क्या होएगा फिर मेरा केई तो से मैं डिवाइड करूँगा टू कैलकुलेट पीवी, बट इससे मैं ग्रोथ रेट को माइनस कर दूँगा, बराबर? तो 10.6 डिवाइड बाय 0.1 0.15 माइनस 0.06 दैट इज़ 0.09, 10.6 डिवाइड बाय 0.09 मतलब कंपनी का प्राइस होना चाहिए ₹117। मतलब अगर कंपनी सारी ज़िंदगी 6% से ग्रो करेगी, तो कंपनी का आज भाव होना चाहिए ₹117, बराबर? अब थर्ड वाला मल्टीपल ग्रोथ जो कि प्रैक्टिकली करेक्ट है। आप कभी भी नहीं बोल सकते हो सारी ज़िंदगी कंपनी या कोई भी एक ही कांस्टेंट ग्रोथ रेट से ग्रो करेगा। आप ही बताओ ना, जब आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, क्या आप सेम पेस से कर रहे हो? जब आप 3 महीना पहले पढ़ना चालू किए थे, मतलब मान लो जनवरी में अटेम्प्ट है और सितंबर 3rd वीक या 2nd वीक से पढ़ना चालू किए थे। द स्टार्टिंग फेज वाज़ लिटिल डोपामाइन वाज़ वेरी हाई, ठीक है? आप बहुत एक्साइटेड थे, तो आपने क्या किया था फटाफट खत्म कर रहे थे, बराबर? कोई-कोई स्टूडेंट होता है लेट करता है, बट इट्स फाइन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हेन वी आर स्टार्टिंग आउट तो हमारे पास एक मतलब बहुत ज़्यादा पावर है, तो वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब हम कर लिए, फिर आप अक्टूबर अक्टूबर आए, आपका पेस थोड़ा स्लो हुआ। फिर नवंबर दिसंबर में इट्स नेचुरल फॉर यू, अब जो आएगा द दैट इज़ द करेक्ट और दी नॉर्मल पेस फॉर यू। आप क्या करोगे 7-8 घंटे पढ़ोगे, बट इट वुड बी लिटिल स्लो, नॉट टू फास्ट, मीडियम पेस पे रहेगा, बराबर? फिर एग्जाम के पहले यू विल मतलब बेसिकली ग्रो टू मच, तो क्या हुआ आपने पिवट कर लिया, बिकॉज़ अब आपके लाइफ पे टेंशन आ गया, भाई मेरा 4 दिन में एग्जाम है, मेरे को और पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ से फिर एक अलग ट्रैजेक्टरी चालू हो गया, समझ आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो इसका मतलब क्या? तो ये तो पहला तो है नो ग्रोथ, वो भी गलत है, भाई कंपनी तो ग्रो करेगी एटलीस्ट जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट पे तो ग्रो करेगी। कांस्टेंट ग्रोथ भी सर पॉसिबल नहीं है, बट अब नेस्ले जैसी कंपनी या कोई भी ऐसी जो भी मेहनत कंपनीज़ है, नेस्ले हो गया, एचयूएल हो गया, ये सब जो कंपनीज़ है, ये कंपनीज़ को क्या बोलोगे? अब इतनी बड़ी कंपनी है, क्या ये रॉयल्टी ग्रोथ कर सकती है? सर हाँ, कर सकती है। क्यों? भले ही उसके एक प्रोडक्ट नहीं कर सकती है। हो सकता है उसका अ, नेस्ले का मैगी या एचयूएल का कोई मान लो कोई सोप, मान लो पियर्स, डव वगैरह ये सारे सोप्स, मान लो ये हो सकता है ग्रो नहीं करेंगे मल्टीपीरियड पे। बट अगर उसने कोई एक नया आइसक्रीम कंपनी को एक्वायर किया, आईटीसी ने जैसे कोई कंपनी को एक्वायर किया, ये कंपनी जो स्टार्टअप फेज में जस्ट नई आई है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए,
वो ऑब्वियसली जीडीपी से ज़्यादा ग्रो करेगी। अगर ऐसा नहीं क्यों करेगी? भाई अगर नहीं करेगी तो मैं उसको एक्वायर क्यों करूँगा? मर्जर्स में हमने पढ़ा भी था, बराबर? व्हाई आई एक्वायर? बिकॉज़ आई सी अ पोटेंशियल देयर इट, ठीक है? कुछ तो होना चाहिए, तो कुछ के लिए करती है, समझ आया? अब मान लो कंपनी बोलती है सेकंड थर्ड इज़ मल्टी ग्रोथ। मल्टी ग्रोथ क्या बोलता है? मल्टी ग्रोथ का फॉर्मूला पहले देखो, वो बोलता है D1 डिवाइड बाय 1 प्लस KE टू द पावर 1 प्लस D2 प्लस 1 प्लस KE टू द पावर 3 2 प्लस आप इतना D2 D3 करते जाओ जब तक आपका ग्रोथ रेट अलग-अलग है। जहाँ से कांस्टेंट हो गया उसका टर्मिनल वैल्यू निकाल लो, ठीक है? उसका टर्मिनल वैल्यू निकाल लो, उसके पहले साल तक पीवी निकालो, फिर उसका पीवी टर्न हो। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अपने एग्जांपल था 0 1 2 3। यहाँ पे हमने क्या किया 10% से ग्रो करा है, उसके बाद 6% से ग्रो करेगा सारा जिंदगी। मतलब 10 into 1.1 1 प्लस 0.15 टू द पावर 1 प्लस 10 into 1.1 का स्क्वायर डिवाइड, क्योंकि अगले साल भी 10% से ग्रो करेगी, 1 प्लस 0.15 स्क्वायर। अब उसके बाद से मैं क्या बोल रहा हूँ, थर्ड 6% से ग्रो करेगी, तो इसका वैल्यू एंड ऑफ द ईयर 2 पे क्या होगा निकालो मेरा। मतलब अगर मैं कंसीडर करूँ अपने आप को 2 साल के एंड पे खरीदा खड़ा हूँ मैं, तो भाई उसके बाद तो बोलता है कांस्टेंट ग्रो करेगी, वो वैल्यू क्या होना चाहिए? तो मैं टर्मिनल वैल्यू निकालता हूँ। टर्मिनल वैल्यू क्या होता है? टर्मिनल वैल्यू इक्वल्स टू माय फ्यूचर डिविडेंड, मतलब जो मैं गॉर्डन ग्रोथ मॉडल है, D2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी डिवाइड बाय आर माइनस जी, ये मैं निकालूंगा। पीवी इसको मैं क्या करूंगा, इसका पीवी निकालूंगा, आज क्या वैल्यू होना चाहिए? 1 प्लस 0.15 टू द पावर 2, मतलब 10 into 1.1 that is 11 by 1.0 1.15 plus 12.1 into 1.3225 प्लस मेरा ग्रो हुआ 12.1 into 1.06 12.826 12.826 और 0.15 माइनस 0.06 0.09, तो 142.5 बाई 1.325, इसको आप पीवी निकाल लो। तो सर पीवी क्या होता है देखो, 11 डिवाइड बाई 1.15 जो आया 9.56 9.56 प्लस 12.1 डिवाइड बाई 1.325 दैट इज 9.132 प्लस 142.5 डिवाइड बाई 1.325 दैट इज 107.54 9.56 प्लस 9.132 प्लस 17.54, तो कितना हो गया 126 रुपया हो गया, बराबर। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर आप एक ही ग्रोथ रेट लगा देते तो भाई आपकी सबसे प्राइस 117 होना चाहिए था, बट अगर आप एक्चुअली वो जो ग्रोथ करेगा वो प्राइस लगाओगे तो 126 होगा। सर तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ बाबू, अगर मान लो आज जोमेटो का ये प्राइस आया, ठीक है, जोमेटो में अगर एक्चुअली वो 10 से ग्रो करने वाला और आपने 6 पे कॉन्स्टेंट पे ग्रोथ रेट पे कर दिया और आज प्राइस चल रहा है मान लो 119 रुपया, तो आप क्या बोलोगे, अंडर वैल्यू ओवर वैल्यूड है? आप क्या बोलो, मान लो 120 रुपया चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ओवर वैल्यूड है मैं नहीं खरीदूं। बट भाई वो ओवर वैल्यूड नहीं है, उसने उसका जो प्राइस है वो जस्टिफाइबल है। कैसे जस्टिफाइबल है? बिकॉज अगर आप 10% ग्रोथ रेट लोगे तो जस्टिफाइबल हो रहा है ना, आज उसका प्राइस 126 होना चाहिए, बट वो 120 है, मतलब अंडर वैल्यूड है। लॉजिक समझ आया? देखो, वैल्यू जब भी हम निकाल रहे हैं इट इज अ सब्जेक्टिव मेथड, मैंने पहले ही बताया। तो मेरे को एक स्टोरी लाइन तो चाहिए भाई, मैं जस्टिफाई तो करूँ, आज क्या प्राइस है उसको मैं जस्टिफाई कैसे करूंगा? विद द हेल्प ऑफ टेकिंग द एक्चुअल नंबर्स और द करेक्ट नंबर्स। अगर वो कंपनी बोलती है भाई, मैं जैसे कि आप बोल रहे हो, जैसे आप मेरे पास मेंटरशिप के लिए, ठीक है, एडवाइस के लिए, सर मेरे को प्लीज हेल्प करो ना, मैं 2 मंथ का स्ट्रेटेजी कैसे बनाऊं। अब अगर आप बोल रहे हो सर मैंने ना अच्छे से एएफएम का डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर को कर लिया आपका वीडियो देख के, तो वो मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा ना सर, आपने डेरिवेटिव्स कर लिया तो मेरे को आपका टाइम लिमिट वैसे ही चेंज करना पड़ेगा एएफएम के लिए। माइट भी कोई और को 7 दिन लगे तो आपको 5 दिन लगेगा, बिकॉज़ यू आर गुड एट एएफएम। पॉइंट समझ आ रहा है? जहाँ पे आप वीक हो गए मैं वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम दूँगा। तो माय पॉइंट इज़, मैं अगर आपके असम्पशन्स को कंसीडर नहीं करूँगा तो वो जनरल हो गया, वो गलत हो जाएगा आपके लिए, बराबर? और और एक आई विल जस्ट टेल यू बिफोर
प्रोसीडिंग ऑल्सो। सब बच्चे बोलते हैं क्या ना सर, स्ट्रैटेजी बताओ, स्ट्रैटेजी बताओ। देखो जनरल स्ट्रैटेजी, पढ़ाई करो, रिवाइज़ करो, एग्ज़ाम दो। मॉक एग्ज़ाम्स दो, ये दो। नाउ स्ट्रैटेजीज़ टोटली दी अ, सी यू कैन टेक अ गाइडेंस। सर मेरे को हेल्प करो ना सर, मैं क्या करूँ? बट कैसे करना है, क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वो आप ही कर पाओगे। मतलब आपको सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है या रात को 2 बजे तक पढ़ना है या सुबह 11 बजे से पढ़ना है या सुबह प्रैक्टिकल पढ़ना है, शाम को थ्योरी पढ़ना है, या आपको ईज़ी चैप्टर्स पहले लेने हैं या हार्ड चैप्टर्स लेने हैं, या फिर आपको कोई सब्जेक्ट में इतना टाइम देना है, उतना टाइम देना है, सब कुछ इट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। आपको सो के पढ़ना है, बैठ के पढ़ना है, कैसे? जैसे अगर आपको पता है एक ही वाज़ अ रैंकर अभय अभय भैया, ठीक है? तो ही वाज़ न मतलब नॉट अ स्ट्रक्चर्ड, ही वो कोई इंटरव्यू में ही बोले, ही वाज़ नॉट अ वेरी स्ट्रक्चर्ड गाय कि एकदम भाई प्रॉपर्ली बैठ बैठ के ही पढ़ना है, ये करना है, इतना। तो वैसा था उसकी, हर लोग अलग होते हैं, ही इज़ अ रैंकर, ही इज़ डूइंग गुड इन हिज़ लाइफ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट यू इज़ कि भाई सबका लाइफ अलग है, सबका स्ट्रैटेजीज़ अलग है, आप जनरलाइज़ नहीं कर सकते। हाँ, जनरली क्या होता है, आपको 3 रिवीजन करना है, 1 मॉक देना है, उसमें मेरा एक सजेशन ये रहता है, थर्ड रिवीजन जो भी कर रहे हो आप, प्लीज़ मेक श्योर यू डू इट लाइक अ 1.5 डेज़, मतलब आपके एक सब्जेक्ट को पूरे 1.5 डेज़ में कंसीडर कर लो। पहले तो जब सीए कर रहे थे, मतलब हमारे सीनियर्स भी जब भी सबको ये करते थे एंड इट वाज़ फ्रूटफुल। आज भी लोग वही कर रहे हैं। क्यों करना पड़ता है? ये करने से क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं भाई एग्ज़ाम के पहले मैं 1.5 दिन में सिलेबस खत्म कर लूँगा। अगर आप नहीं करते हो ऐसा तो क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम के पहले 1.5 डेज़ पढ़ते हो, मतलब यू सी द सिलेबस एंड यू पैनिक। सर मैं कैसे कंप्लीट करूँ? बट भाई हो जाएगा इफ यू आर हैबिचुएटेड। कोई भी चीज़ का प्रैक्टिस और हैबिट होता है तो कर लेते हैं। ऐसा नहीं है आपके लिए 1.5 डेज़ और मेरे को 3 दिन मिला था, ऐसा नहीं है। सबको 1.5 डेज़ मिला, रैंकर को भी 1.5 डेज़ मिलते हैं, जो फेल होते हैं उनको भी मिलता है। Again, it's not about failure or pass. That is not totally dependent upon 1.5 days. What I'm trying to say, हर एक जन को सेम चीज मिलता है, ठीक है? द प्लेट इज सेम फॉर एवरीवन। हाउ यू मैनेज इट दैट इज समथिंग एल्स। तो जो हमारा जो डिफरेंस होता है ना, दैट कम्स वेयर जो हम मेंटरशिप आपको दे रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू इज कि भाई 1.5 दिन जो है वो प्लीज मेक अ हैबिट, वो 1.5 दिन को कैसे यूटिलाइज करोगे, क्योंकि सी मेरे पास क्या था, मेरे लिए क्या था ना, जब मैं एग्ज़ाम देके आया था एफआर का, और जब मैं फिर मेरे को एफएम वाला एसएफएम था तब हमारे टाइम पे। एसएफएम पेपर हमें देना था, मेरे को देना था। आई एम सच अ गाई जिसको मेरे को हार्ड चैप्टर्स को मेरे को पहले निपटाना है, ठीक है? एंड आके मैं सोता नहीं था, मतलब इफ आई सो अ, आई यूज्ड टू कम बाय अराउंड 6:30, 6:45, 7 इश तक मैं आ जाता था। आई यूज्ड टू टेक अ 45 टू 1 आवर ब्रेक, ठीक है? एंड माय ओनली सोल गोल वाज़ इन एनी ऑफ दीज़ सब्जेक्ट्स, जो मोस्टली मेरे को 2 सब्जेक्ट्स हार्ड लगते, 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स हार्ड लगते। आई यूज्ड टू कवर इट फर्स्ट उस दिन पे। अगर पॉसिबल है, जैसे ड एसएफएम में मैंने क्या किया था, मैंने कवर किया था फॉरेक्स को, ठीक है? एंड आई कवर्ड आई थिंक इसको फॉरेक्स को किया था, एंड मेरे को मर्जर्स हार्ड लगते थे तब, ठीक है? देयर आर सम एक्सचेंज इश्यूज वगैरह में बहुत था, तो मैंने उसको पकड़ लिया था। तो आई कवर्ड वहाँ पे, तो मेरे को क्या था, अब जब मैं रात को 1 बजे सोने गया ना, तो मैं बैठा 8 से 1 बजे तक, ठीक है? आई सॉल्व्ड दैट, ठीक है? मर्जर मेरे को टाइम लगा। जब मैं करने के बाद क्या हुआ, जब सुबह उठा, आई न्यू कि मतलब मेरे ऊपर स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस है। अब मैं बाकी चैप्टर्स कर लूँगा। सो ये मैंने डिसाइड कैसे, हाउ आई डिसाइडेड कि मेरे को फॉरेक्स एंड मर्जर्स करना है। आई कुड डिसाइड बिकॉज़ आई प्रैक्टिस इट 1.5 डेज़ पे। एग्ज़ाम के पहले जो थर्ड रिवीजन होता है, उस पे प्रैक्टिस दिस थिंग कि कौन-सा, तब मैंने मर्जर एंड फॉरेक्स नहीं उठाया था। आई डोंट नो व्हिच चैप्टर आई टूक इट, बट मोस्टली इट वाज़ नॉट मर्जर और फॉरेक्स। कोई और चैप्टर मैंने रिवाइज़ किया था पहला दिन। सो दैट विल मेक यू परफेक्ट। माइट बी मेरे लिए मर्जर और फॉरेक्स था। आपके लिए हो सकता है फॉरेक्स हो और डेरिवेटिव हो, या फिर आपके लिए फॉरेक्स और सिक्योरिटी वैल्यूएशन हो, ठीक है? जैसे अभी तब भी बच्चे बोलते थे, अब भी बच्चे बोलते हैं, "सर फ़ॉर्मूलाज़, फ़ॉर्मूलाज़ वाज़ नेवर अ प्रॉब्लम फॉर मी।" ठीक है? बिकॉज़ मेरे को वो लॉजिक क्लियर था कि ये फ़ॉर्मूला बैठाना है, ऐसे बैठाना है, कोई भी सब्जेक्ट में। अभी टेलीग्राम ग्रुप में रिसेंटली कोई ने पूछा, "सर पेनल्टी कैसे याद करूँ?" इट्स नॉट माय सब्जेक्ट, बट व्हाट आई डिड इज़, बिकॉज़ हम भी तो भाई पढ़ के तो आए हैं पूरा ही। हम व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि भाई मेरे को रट्टा नहीं मारना है, बट जो अलग पेनल्टीज़ है, मान लो कोई में, जैसे इनकम टैक्स में भी बहुत सारे उल्टे-पुल्टे पेनल्टीज़ थे। 100% और 200% कुछ-कुछ के ही थे, ठीक है? तो वो बस हमें थोड़ा लिखना पड़ता था, याद करना पड़ता था। एंड हर एक चैप्टर का आई मेड अ हैबिट, एंड मतलब आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट कि भाई 2, 4, 5 क्वेश्चन्स अलग-अलग कर लेते थे टू मेक इट
अगेन सेम थिंग, जब क्वेश्चंस करोगे ना, प्रॉपर्ली करोगे तो आपका क्या है, प्रैक्टिस बैठा रहेगा, तो यू नो हाउ टू सॉल्व इट फास्टर, दैट विल हेल्प यू, और उससे ज्यादा कुछ हेल्प नहीं होगा। हाँ, आपको कॉपी पेन में एकदम स्केल मतलब लाइन लेके वगैरह नहीं करना एग्जाम पे, बट माई पॉइंट इज एक बार नीट एंड क्लीन कर लोगे ना, इट हेल्प्स यू अलॉट, क्योंकि यू नेवर नो क्वेश्चन कब कौन सा आ जाए। यस, यू कैन प्रेडिक्ट क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ऐसा होगा। कोई आपको टीचर का नहीं दरकार है कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो। आप अगर 5 अटेम्प्ट का पेपर उठाओगे, यू विल गेस इट। एटलीस्ट यू कैन गेस इट कि भाई मेरे को 20-25 मार्क्स कैसा क्या आना चाहिए, वो आप गेस कर लोगे। बट माय पॉइंट इज़ वैसे एग्ज़ाम नहीं दिया जाता बाबू। आपको क्या बोलूँ मैं, जस्ट टू कंसोल यू कि ये क्वेश्चंस होंगे, इट्स फाइन कि आपको अभी कोई भी दे देगा। बट माय पॉइंट इज़ वो लेके आपका कुछ फायदा नहीं है। व्हाट यू शुड डू एक्चुअली इज़ कि आपको कौन सा इंपॉर्टेंट लगता है, कौन सा हार्ड लगता है, दैट इज समथिंग। सिक्योरिटी वैल्यूएशन में मान लो वैल्यू ऑफ राइट वाला, ये क्वेश्चन मेरे को इजी लगता है, ठीक है, बट आपको हो सकता है सर मेरे को ना यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट हार्ड लगे। अभी आप जब क्वेश्चन टू अगली बार देखोगे सेकेंड रिवीजन में, यू शुड मार्क इट यहाँ पे कि भाई मेरे को इसका बस थर्ड पार्ट देखना है, वन टू देखना ही नहीं है, या वन देखूंगा टू नहीं देखूंगा। मेरा बात समझ रहे हो? वन जैसे करोगे क्वेश्चन टू का पार्ट वन जैसे करोगे, वैसे ही पार्ट टू भी करोगे, अलग कुछ नहीं है। तो वाई टू वेस्ट अ सिंगल सेकंड टू चेक क्वेश्चन टू का पार्ट टू, मैं एक देख के छोड़ दूंगा। सो दैट इज द स्ट्रेटेजी यू हैव टू बिल्ड, एंड ये आप ही कर सकोगे, ये और कोई नहीं कर पाएगा आपके लिए। आप मेरे को पूछोगे सर बताओ, ट्रस्ट मी दैट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर आस्क टू आस्क। मतलब हम हो सकता है आपको 10-20 क्वेश्चन दे दूंगा मैं, बट दैट डजंट मेक सेंस अगेन। हो सकता है वो 20 सम में आपको 10 सम आपको बहुत ईज़ी लगता है। सो दैट इज़ नॉट अ एबीसी फॉर यू, और दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। माइट बी आप जो 2 क्वेश्चन्स मैंने नहीं दिया है, वो आपके लिए हार्ड लगे, बट मेरे को लगता था वो रेयर आएगा, बट आ गया वो। तो आप पैनिक कर जाओगे। सी, जब आप पेपर देने बैठ रहे हो ना, बस आप और पेपर है। आप कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, दैट 3 आवर्स विल मेक अ डिफरेंस। इफ यू आर बीइंग एबल टू सॉल्व इट, यू विल मेक ए मतलब यू विल बी एबल टू पास, एंड वो आपको बन जाएगा। सोली आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि पास होना है या फेल होना है। एंड हर बच्चे पढ़ते, इट्स नॉट लाइक आप नहीं पढ़ रहे हो, सामने वाला पढ़ रहा है वगैरह। इट्स ऑल अबाउट द राइट स्ट्रैटेजी, राइट कामनेस वगैरह होता है, ठीक है? जब आप सो आई हैव सीन इन माय फ्रेंड सर्कल एक बंदा था, मतलब ही वाज अ ग्रेट मतलब इन एकेडमिक्स, मतलब गजब था वो भाई। उसके एकदम टॉपिक्स, कांसेप्ट्स एकदम टू द पॉइंट क्लियर थे। उसको अब आँख बंद करके बोलोगे कांसेप्ट्स कर देगा वो। बट ही कुडन्ट क्लियर इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। ओनली द रीजन वाज़ वो पैनिक कर गया था। ही गेव हिज एफआर पेपर वेरी गुड, ही गेव इट एसएफएम पेपर वेरी गुड, एंड ऑडिट पे तो ही वाज़ गुड, वेरी गुड, ठीक है? ही डिड हिज आर्टिकलशिप फ्रॉम बिग 4 एंड ही वाज़ सुपर सॉलिड। बट द ओनली पॉइंट वाज़ वो ऑडिट पेपर पे एकदम पूरा ब्लैंक कर गया। उसने उसके बाद पेपर जो दिए हैं, मतलब उसके बाद उसका इतना मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस इतना खराब हुआ ना, वो दे ही नहीं पाया, मतलब ही कुडन्ट क्लियर इट। पेपर जाके बैठा वो, ही कुडन्ट क्लियर इट। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्रिपरेशन, इट्स ऑल आल्सो अबाउट द मेंटल गेम दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एट लीस्ट एज़ अ स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ बिहेव एज़ अ सीए। मतलब आज से आप सीए बनने वाले हो, 2 महीना बाद बन जाओगे, तो आज से बिहेव करो सीए के जैसे। Will you behave professionally? Will you, if you're doing something wrong right now, will you do it after becoming C? If yes, then do it, no problem. But अगर आपको लगता है यार आज जो मैं कर रहा हूँ, this things I will not do after becoming CA. I'm an adult. I'm an, you know, good citizen. ऐसा ये सब these are the factors which will help you, you know, to make yourself. बस clearing CA will not help you. Please trust me. तो ये चीजें करो। आज से सोचो कि हाँ मैं सी हूँ। पहले तो अपने आप को राइट इट, मतलब सी, मतलब आई यूज्ड टू राइट इट। मैं तो आप लोग को भी सजेस्ट करूंगा राइट इट ऐसा कि आई एम अ सीए। ऐसे 20 बार लिखो भाई, लिखो सीए अमन अग्रवाल, लिखना पड़ेगा। दिस थिंग्स विल हेल्प टू डिटरमाइन, दिमाग में बैठेगा, हाँ भाई मैं सीए हूँ। बिहेव करो सीए के जैसे, ट्रस्ट मी, इट विल रियली हेल्प यू। और बस ठीक है, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कुछ भी करो, सोच के करो कि भाई मेरे को इस साल निकालना ही है, इस अटेम्प्ट में निकालना ही है, दैट इज समथिंग यू हैव टू फोकस ऑन, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर हमने 9 तो 3 तो कर लिया था। हाँ, तो 3 कर रहे थे हम, ठीक है? द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ग्रो करने के लिए।
तो हमने ग्रो देखा। तो सेम क्वेश्चन अब यहाँ पे हमें करना है। हमें क्या बोला, D0 आज डिविडेंड बोला मेरे को ₹4 है, फिर ग्रो करेगा 20% फिर नेक्स्ट ईयर से 10%। तो नेक्स्ट ईयर मैंने ग्रो करवाया 20%, नेक्स्ट ईयर फिर ग्रो करा 20, फिर इसको 10%। तो इसका पीवी निकाल लिया मैं। समझ आया? इसका हम वी कैन ईजिली कैलकुलेट द पीवी। ठीक है, ये रिपीट हुआ था मॉक टेस्ट पेपर 8 पे। नाउ व्हाई अगेन आई विल टेल यू, आई डोंट सी दिस थिंग्स। मैं क्यों ये देता हूँ ना, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे आप भरोसा करोगे इंस्टीट्यूट के मटेरियल के ऊपर एंड मॉक टेस्ट पेपर आरटीपीएस के ऊपर। ट्रस्ट मी, आप कोई से भी पढ़ो, चाहे मेरे से पढ़ो, मतलब कोई से भी पढ़ो, योर लास्ट रिजॉर्ट और योर लास्ट थिंग इज योर मॉक टेस्ट पेपर्स एंड द इंस्टीट्यूट का क्वेश्चंस, बिकॉज दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। सो अगर वो आपके पास लिखा हुआ है ना, सर ये मॉक टेस्ट पेपर पे आया हुआ है, ये आया, तो आपको पता है आई एम ऑलरेडी सॉल्विंग मॉक टेस्ट पेपर्स। देखो जैसे हम क्लास 10 पे 9 जैसे जब बोर्ड्स देते थे, हम क्या करते थे, 10 ईयर वाला पेपर वो क्या नाम था वो उसका जिसका हम लोग खरीदते थे, आईएससी बोर्ड में तो होता था। तो हमारे पास क्या था, 10 साल का पेपर्स हमें मिलता था, ठीक है? हम उसको सॉल्व करते थे एंड वी यूज्ड टू गेट मार्क्स। बट हम भी वहाँ पे बहुत सिलेक्टिव थे, बराबर? तो यहाँ पे भी आपको यही करना है, यू हैव टू बी सिलेक्टिव। मेरे को लगा क्वेश्चन 3 आपको दिखाना है बिकॉज़ टू शो द फॉर्मूला, बट पहली बार आप करने के बाद अगली बार नहीं करना ही है। दिस क्वेश्चन 3 इज़ नॉट टू मच डिफिकल्ट, इट्स वेरी ईज़ी। मैं क्यों अगली बार सेकंड रिवीजन पे वेस्ट करूँ? तो प्लीज़ मेक श्योर फर्स्ट रिवीजन अगर आप करो, हो सकता है आपका हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है, बिकॉज़ इफ यू आर गिविंग ग्रुप 1 माइट बी यू हैव डिलेड योर प्रिपरेशंस, कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ पहले राउंड पे, फर्स्ट राउंड जब आप करोगे फर्स्ट रिवीजन, मार्क थिंग्स देयर ओनली कि भाई मेरे को सेकंड रिवीजन में क्या पकड़ना है, क्या नहीं पकड़ना है। फर्स्ट रिवीजन इज़ ओनली टू जज योरसेल्फ which things to more focus on, which things to less focus on, which is to consider, which you don't have to consider. Follow 80% and 20 Pareto rule। ठीक है, जो मेरे को लगता है 20% नॉट टू अवॉइड इट, 20% इज भाई ये मैं ऐसे देख के निकल जाऊँ तो चलेगा मेरे लिए, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस। तो वो बिल्डअप करो, ठीक है? क्वेश्चन 2 हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है? ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, करंट डिविडेंड दिया हुआ है मेरे को 2.5, डिस्काउंटेड दिया हुआ है 10.5, ग्रोथ रेट दिया हुआ है 2%। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक एबीसी लिमिटेड। क्या इजी है? हाँ सर इजी है। इज इट स्टॉक ओवर वैल्यूड इफ द स्टॉक प्राइस इज 35? अगर बोलता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वाला तो इजी है, अपना ग्रोथ मॉडल से निकाल लोगे। सेकंड क्वेश्चन बोलता है अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड है क्या, बताओ मेरे को। इफ द स्टॉक प्राइस इज 35, आरओई इज 9%, EPS is 2.25. So detailed calculation using P multiple approach and earning growth model। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए किया बिकॉज पहला तो P मल्टीपल अप्रोच का फॉर्मूला मेरे को दिखाना आपको, ठीक है? P कैसे निकालते हैं? P वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ, जैसे नॉर्मली प्राइस टू अर्निंग से तो निकाल ही सकते हैं, बट इट इज P इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाई ROE। ठीक है, मतलब रिटर्न ऑफ ऑन इक्विटी का रेसिप्रोकल है, तो उससे भी हमें निकालना है, अर्निंग ग्रोथ मॉडल से भी निकालना है। अर्निंग ग्रोथ मॉडल में व्हाट आई फील, जस्ट आई विल चेक। अर्निंग ग्रोथ मॉडल में, हाँ, अर्निंग ग्रोथ मॉडल में इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने पकड़ा रिटर्न ऑन इक्विटी से, ठीक है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बट सी अगेन, के इज वॉच कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है? मेरे को दिया हुआ था कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या, मेरे को कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ था 10.5। अभी तो मैं तो वही कंसिडर करूंगा, बट यहाँ पे क्या किया ना, इन्होंने क्या किया, अर्निंग ग्रोथ मॉडल में क्या किया, आरओई को पकड़ लिया 9%। तो आई विल जस्ट से प्लीज मार्क इट डाउन कि इसको आरओई से करना, नथिंग रॉन्ग इन इट, बट नेचुरली वो आपको फ्लो नहीं करेगा। जब आप अर्निंग मॉडल भी करोगे तब भी आपको वो आप आरओई की जगह डिस्काउंटेड पकड़ लोगे 10.5। सो इट इज नॉट नेचुरल टू फ्लो फ्रॉम द ब्रेन, सो इट्स बेटर टू मार्केट। ठीक है, प्लीज मार्केट डाउन, और नथिंग वेग और नथिंग समथिंग, बट इट्स बेटर कि आप एक बार एग्जाम के पहले सेकेंड रिवीजन में भी देख लो कैसे करना है। देखो मेरे को बोला एक्चुअल स्टॉक प्राइस दिया हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है, ईपीएस दिया हुआ है। मैंने ऑलरेडी बोला पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल्स टू 1 बाई रिटर्न ऑन इक्विटी। तो हम निकाल लेंगे पी 11.1। अब मार्केट प्राइस कैसे होगा, ऑब्वियसली मेरे को मार्केट प्राइस क्या आएगा, पी पी मल्टीपल क्या बोलता है, पी मल्टीप्लाइड बाय दैट फैक्टर, पी बी मल्टीप्लाइड बाय द बुक वैल्यू, पी एच मल्टीप्लाइड बाय द सेल्स पर शेयर। तो क्या होगा, पी मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग पर शेयर, पी मेरा निकले 11.1, अर्निंग पर शेयर था 2.25, तो करके 25 निकल जाएगा। तो एक्चुअल स्टॉक प्राइस इज हायर, तो ओवर वैल्यूड है। अर्निंग ग्रोथ मॉडल से क्या आएगा, सिंपल डिविडेंड गॉर्डन ग्रोथ मॉडल ही लगाएंगे, एक्सेप्ट वहां पे डिविडेंड की जगह अर्निंग ले लेंगे।
एंड मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10.5 की जगह रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज 9% ले लेंगे। समझ आया लॉजिक? यहाँ पे भी ओवर वैल्यूड है तो सही रहेगा। इतना समझ आया क्या बाबू? समझ आया यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया क्या लॉजिक? हाँ या ना? हाँ। क्वेश्चन 5 में मेरे को एक चीज दिखाना आपको, वो देखो क्वेश्चन 4 तक समझ आया, ठीक है। क्वेश्चन 5, एक्स लिमिटेड जस्ट डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 14 per share. मिस्टर बी इज प्लानिंग टू परचेज द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड एंटिसिपेटिंग इंक्रीज इन ग्रोथ फ्रॉम 8 to 9। तो बेसिकली यहाँ पे ग्रोथ क्या बोलता है, 8 से 9% तक होएगा, तो वो चाहता है, मार्केट प्राइस दिया हुआ रहेगा यहाँ पे। तो मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला ना, मैं कितना अमाउंट दूं, आई शुड पे इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 13%। तो मेरे को कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला है एंड मेरे को बोला मैं कितना पेमेंट करना चाहिए। सेकंड, द मैक्सिमम प्राइस मिस्टर बी विल बी विलिंग टू पे फॉर शेयर इफ इज ऑफ द ओपिनियन दैट 9% ग्रोथ कैन बी इंडेफिनेटली मेंटेन्ड, और 13% तो पहले है ही। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो मेरा प्राइस है 14 इंटू 1.09, मतलब क्या करेंगे ना हम, पहले तो हम यहाँ सोचेंगे कि भाई 9% से अगर ग्रो करेगा कॉन्स्टेंट ग्रोथ, तो मेरा प्राइस क्या होना चाहिए। एंड थर्ड वाला हम कर, फर्स्ट वाला हम नॉर्मल किए कि भाई मल्टीपल ग्रोथ मॉडल है, सेकंड वाला में कांस्टेंट ग्रोथ पकड़ा था, एंड थर्ड वाला मेरे को बोला था क्या, प्राइस निकाला थर्ड ईयर के बाद। ठीक है, थर्ड, द प्राइस एट द शेयर ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ 3 years इफ 9% ग्रोथ रेट इज अचीव्ड एंड एज्यूमिंग अदर कंडीशंस रिमेन द सेम। मतलब बेसिकली मेरे को टर्मिनल वैल्यू हम जो निकाले थे वो निकाल के बोला, टर्मिनल वैल्यू का पीवी एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। क्वेश्चन इज सेम, बट यहाँ पे क्या बोला था, बस मैक्सिमम प्राइस, सी द वर्डिंग्स आर डिफरेंट, लॉजिक इज सेम, द थिंग इज सेम कि आपको प्राइस निकाल के बोलना है, नथिंग एल्स हियर। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे हम क्या करेंगे, हम सम सॉल्व करेंगे, प्लस उसके साथ जो भी कंसेप्ट है सम्स के साथ वैसे तो सॉल्व करेंगे, प्लस सिक्योरिटी एनालिसिस का एक जस्ट चालू कर लेंगे। सो इन द मिडिल ऑफ सिक्योरिटी वैल्यूएशन, सिक्योरिटी एनालिसिस का जो इक्विटी वाला है वो करके फिर विल कीप इट। व्हाट आई एम प्लानिंग इज टू कंप्लीट दिस इन मोर टू वीडियोस, मतलब 2-2 घंटे का और देखिए, विल कंप्लीट दिस सिक्योरिटी वैल्यूएशन। सर आप सिक्योरिटी वैल्यूएशन थोड़ा बड़ा क्यों कर रहे हो? बिकॉज सिक्योरिटी वैल्यूएशन में सी डेरिवेटिव्स में देयर वर नॉट सो फार्मूला ड्रिवन, ठीक है, लॉजिक था, हो जाएगा कॉल, मतलब फार्मूलाज वर लिटिल कम। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी 2-4 ही फार्मूला थे, यहाँ पे क्या कभी आरओई निकालो कभी पी निकालो, तो इट्स बेटर टू सॉल्व इट। ठीक है, दैट्स माय सजेशन, अगेन इट्स वेरी इजी, स्कोरिंग है तो इसीलिए मैं और करना चाहता हूँ। ठीक है, टू मेक सिक्योरिटी वैल्यूएशन अ गुड थिंग फॉर यू बिकॉज इट्स वेरी स्कोरिंग, ये मर्जर्स दिस आर वेरी स्कोरिंग चैप्टर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है, एंजॉय करना है एंड क्यूरियस रहना है, बिकॉज क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू डिस्कवर योर इंटरेस्ट एंड ग्रो इन लाइफ।